ऐसे है कि बहुत लंबा सफ़र है। मैं लोगों को बताना चाहता हूँ कि आपकी स्टोरी कितनी इंस्पायरिंग रही है। बड़े अच्छे ख़ानदान में जन्म हुआ, अच्छी परवरिश हुई और बहुत अच्छा लाइफ़स्टाइल, एक लग्ज़ूरियस लाइफ़ को जिए। 1992 6th ऑफ जुलाई हुँ। मंडे का दिन था, करीब 3:30 पौने 4 बजे का टाइम था। मैं खाना खाकर दुकान से अपने उठकर बाहर गया हूँ कुछ मीठा खाने के लिए। एक बम दुर्घटना हुई। जी। उस टाइम बम का वो स्कूटर में या स्कूटी में वो ब्लास्ट हो गया। मुझे नहीं पता मेरे फ़ादर साहब दुकान से निकले, देखा, लोगों ने कहा हाँ, राजेश इधर ही गया जहाँ बम ब्लास्ट हुआ है, पर आप आगे मत जाइए, उम्मीद है। कहते हैं कि एक और बम है वहाँ पर। मेरे ऊपर जब देखा जाकर आग लगी हुई थी, बिल्डिंग गिरी हुई थी मेरे ऊपर। व्यक्ति टूट जाते हैं, लोग टूट जाते हैं, बिखर जाते हैं और शायद उनमें से वही दोबारा संभल पाते हैं जिनके साथ कोई सपोर्ट होता है। समटाइम हम फील करते हैं कि ज़िंदगी के सारे डोर्स हमारे लिए क्लोज़ हो गए हैं। लेकिन क्या होता है, मैं कहता हूँ कि मेबी उन क्लोज़्ड डोर में से बंद हैं, वो लॉक्ड तो नहीं ना है। मेबी दे आर वेटिंग फॉर योर जेंटल पुश। सभी आपने इतनी इंस्पायरिंग बातें करी, हम सभी यहाँ पे सभी बहुत नहीं, नहीं। इमोशनल हुए हुए हैं। Lights, camera, and action. So guys, welcome to the another episode of the Actophilia Show. This episode is very special to my heart. आज हमारे साथ डॉक्टर राजेश शर्मा जी हमारे साथ हैं। मेरे गुरु भी रह चुके हैं, मैं अभी भी इनका स्टूडेंट हूँ। एंड सर को ये बात नहीं पता होगी, मैं एक स्टोरी से सर स्टार्ट करूँगा जी, कि आज से 6-7 साल पहले मैं ना 8th स्टैंडर्ड में था। तो हमारा ना एक इवेंट था। सर को भी नहीं पता होगा, मैं पहली बार आपको वहीं पे मिला हूँ। जी। जी, से 6-7 साल पहले, तो आप कैम्ब्रिज स्कूल में एज़ अ गेस्ट ऑफ ऑनर आए हाँ, थे हाँ, हाँ। एंड इट वाज़ अबाउट डिफरेंटली एबल्ड पीपल, यस, उनके लिए एक इवेंट था। लेक्चर तो था मेरा, जी, यस। तो सर ने वहाँ पे एक बहुत ही अमेज़िंग लेक्चर दिया था, जिसने उस दिन के बाद ना बहुत सारी जो हमारे थॉट प्रोसेसेस होते हैं, वो चेंज किए। डिफरेंटली एबल्ड लोगों को देखने का नज़रिया बदला एंड मेरे को जी, एक बात तो सर की याद है जो सर ने बोला था। आपने कहा था कि डिफरेंटली एबल्ड नहीं कहने चाहिए, स्पेशली एबल्ड कहना चाहिए। दैट वाज़ सच अ ब्यूटीफुल थॉट कि डिस्पाइट हैविंग चैलेंजेस इस तरह के, देन ऑल्सो सर के टैलेंट ने सर को इस मुकाम पर लेकर आया है। आपकी इतनी ज़्यादा रेज़िलियंस, इतनी ज़्यादा परसिवरेंस आपको एक इतना बड़ा ओहदा देती है। मैं बहुत छोटा हूँ, मैं अपने शब्दों में कभी भी सर की तारीफ़ नहीं कर पाऊँगा। नहीं, ऐसी कोई बात एंड आई एम रियली प्राउड सर कि आप मेरे पॉडकास्ट पे आए एंड मेरे को बहुत अच्छा लगा। मैं आपके ना पहले ब्लेसिंग्स लेना चाहूँगा नहीं, बिफोर वी नहीं, स्टार्ट गॉड द ब्लेस पॉडकास्ट। यू, गॉड ब्लेस थैंक यू, यू गॉड सर। ब्लेस। कैसा लग रहा है आपको? सबसे पहले तो मैं नमस्कार करना चाहूँगा सभी दर्शकों को जो इस प्लेटफ़ॉर्म के थ्रू हमारी बातचीत को देख व सुन रहे हैं। तो मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। जी, मैं अक्सर कहता हूँ 2 रिश्ते समाज में ऐसे हैं, जो एक तो फ़ादर का है जी, और दूसरा टीचर या गुरु कुछ भी कह सकते हैं। जी, जो अपने बेटे को या अपनी संतान को या अपने शिष्य को अपने से भी आगे बढ़ता देकर बड़ा खुश व सुखद अनुभव करता है। जी, तो मुझे बड़ा अच्छा लगा जी, कि आपके इस कार्यक्रम में और मेरे मन में एक ही दम से एक सवाल उठा कि वाक़ई शब्दों का कितना ज़बरदस्त असर होता है कि हम कई जगह पर जाते हैं, लेक्चर्स देते हैं। हुँ, क्या पता, क्या मालूम किस वक़्त कौन-सा शब्द किसकी ज़िंदगी को एक सकारात्मक दिशा दे जाता है। हुँ। हाँ, मेरे ज़हन में है और ये बात लगभग 3rd ऑफ दिसंबर 2016 की जी, 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 एग्ज़ैक्टली। है ना जी? तो वहाँ बात हुई थी कि डिसेबल नहीं कहना, डिफरेंटली एबल कहना है, जी, नॉट डिसेबल, डिफरेंटली डिफरेंटली एबल्ड, एबल। कि स्पेशली एबल्ड। हाँ, वो डिसेबल नहीं है। जी, एक चीज़ के अभाव में ईश्वर ने प्रत्येक व्यक्ति विशेष में या प्रत्येक प्राणी को एक ऐसी एक डिफरेंट, एक अलग ऐसी शक्ति दे देती है भगवान, उसमें कोई ऐसी एबिलिटी क्रिएट कर देते हैं जो दूसरे में नहीं हो सकती। तो बहुत जी, बढ़िया आपने वहाँ से शुरू किया, ये मेरे लिए बड़ी एक हैरानी की बात थी और आपने एक जिसे कहते हैं ना सस्पेंस क्रिएट कर रखा था, इतने सालों से मुझे बताया नहीं था। गॉड ब्लेस यू, थैंक यू। जी सर। जी। जब मैं आपसे मिलने आया तो मैं अपने फ्रेंड के साथ आया था, जब हाँ, हम हाँ। सबसे पहली बार मिले। यस, यस।
तो हम ना जैसे अभी यही सोच रहे थे कि सर के बारे में ऐसा कौन सी बात कहाँ से स्टार्ट करी जाए, तो उसने जी, मेरे को याद दिलाया कि हम जब न्यू न्यू आए थे स्कूल में कैम्ब्रिज में, जी। तो आपने ये बात कही थी, वहाँ से शुरुआत किया, तो आपको भी याद, क्योंकि हमने कभी बात नहीं करी है उसके बाद, जब हाँ, मैं नहीं, नहीं, आपके नहीं। पास क्लासेस भी लेने आया हूँ, जी, तो मैंने जी, कभी जी। डिस्कस नहीं किया आपसे। हाँ, अभी सॉरी, मैं ना थोड़ा-सा इमोशनल हो जाता हूँ जब भी मैं अपने मेंटोर्स या सेम फिर सेम हियर, सेम हियर, सेम हियर। और मैं अक्सर कहता हूँ जिस इंसान के बीच में जज़्बात नहीं है, इमोशंस नहीं ना, जी, वो पत्थर जी, है ना? बिल्कुल। क्योंकि जज़्बात, इमोशंस ये इंसान को ही मिले हैं जी, और इंसान में ना होंगे तो किसमें होंगे? जी, बिल्कुल। जी, प्लीज़। जब 8th स्टैंडर्ड में आपकी ये सब बातें सुनी थी, जी, तो मैंने ऐसे मन में ऐसे प्रार्थना करी थी कि अगर कभी आपके साथ मौका मिला, हम बैठेंगे और आपसे डिस्कस करेंगे कि जी, आपकी स्टोरी क्या है। तो इस पॉडकास्ट के माध्यम से मैं लोगों को बताना चाहता हूँ कि आपकी स्टोरी कितनी इंस्पायरिंग रही है, एंड डिस्पाइट कितने भी चैलेंजेस आपने फेस किए हैं, उसके बावजूद यू हैव चीज़ों से उभर कर आपने इतना बड़ा मुकाम हासिल किया है म्यूज़िक इंडस्ट्री में। तो मैं चाहूँगा कि अगर आप अपनी स्टोरी के बारे में बताएँ एंड ऐसे है कि बहुत लंबा सफ़र है। जी, मैं थोड़ा-थोड़ा सा चलता हूँ, आपके बीच में प्रश्न आएँगे, क्वेश्चन जो होंगे उसके मुताबिक चलूँगा। मैं एक स्टोरी की अगर बात करते हैं तो यूँ समझ लीजिए कि एक खुशगवार ज़िंदगी, हुँ, एक बड़े अच्छे रिनाउंड फैमिली में जन्म हुआ, जी, बड़े अच्छे ख़ानदान में जन्म हुआ जो कि पेरेंटियल बिज़नेस में इन्वॉल्व थे सब लोग पीढ़ी दर पीढ़ी। जी, हमारे जो पीढ़ी दर पीढ़ी या तो बिज़नेस चलता है हुँ, या वो कहते हैं ना पहलवानी चलती है। हुँ, तो शुरू से ही मतलब एक अच्छी फैमिली में मतलब पैदा हुए, अच्छी परवरिश हुई और बहुत अच्छा लाइफ़स्टाइल, एक लग्ज़ूरियस लाइफ़ को जिए और बिज़नेस में जैसे कि ब्लड में आपके कुछ चीज़ें होती हैं, जी, तो बिज़नेस में मेरा भी समझ लीजिए कि बचपन से 8th 9th शायद ये उम्र ही ऐसी, आपने भी 8th का और मेरी लाइफ़ में भी 8th का बड़ा इम्पोर्टेंस था और ओह! आज भी 8th डेट जी। है ना जी? तो जी, 8th का तो वैसे कहते हैं बड़ा स्लो होता है, लेकिन फिर भी 8th का एक बड़ा इम्पोर्टेंस रहा मेरी लाइफ़ में। 8th के बाद टर्न आया कि मेरे ग्रैंडफ़ादर परम आदरणीय पंडित गोपाल दास जी, जी, क्योंकि वो शायद समझते थे कि हम बिज़नेसमैन हैं, तो बच्चे को बिज़नेस में ही लाना है। हुँ, उन्होंने धीरे-धीरे, धीरे-धीरे मेरा इंटरेस्ट ना अपनी दुकान की तरफ करना शुरू कर दिया। उनकी दुकान अलग थी, कपड़े का हमारा बिज़नेस था होलसेल। जी, ग्रैंडफ़ादर का आड़त का काम था और पिताजी का अपना एक सेपरेट हमारा वो बैम्बर का और ड्रेस मटीरियल का होलसेल का काम था। जी, बस उन्होंने ये कहना कि तुम दुकान पर आओ स्कूल से आते, उस वक़्त 1988 की बात है, फिर 8 आ गया। तो मैंने 8th ओह! करा था तब, तो उन्होंने कहना जब तुम दुकान पर आओगे लालच दिया जी, कि तुम्हें एक उन्होंने एक जिसे कहते हैं ना नए नोटों की थब्बी रखी थी अपनी अच्छा जी, तिजोरी में। जी, जब आओगे तुम्हें 1 नोट मिलेगा रोज़ जी, और 88 में ₹2 एक अहमियत रखते थे। जी, और मैं उस वक़्त गेम्स का बड़ा दौर था, मारियो गेम्स या वो गेम्स खेलने वीडियो गेम्स हैं जी, और 50 पैसे लगते थे एक गेम में। ओके, अरे भैया हमें तो ये होता था कि स्कूल में छुट्टी हो फटाफट जाएँ, यूनिफ़ॉर्म चेंज करें, खाना खाएँ, तो दुकान पे जाना है, ₹2 लेने हैं, वापस आना और गेम्स खेलनी है या पतंग उड़ानी है या क्रिकेट खेलना, बस यही 3 काम थे ज़िंदगी जी, में। लेकिन वो 2-2 रुपए दे देकर उन्होंने जैसे कहते हैं ना किसी को एडिक्शन बना देते हैं ना व्यक्ति को, किसी को कुछ देकर उसको एडिक्ट कर देते हैं। हुँ, 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 उन्होंने हुँ, मुझे धीरे-धीरे जो उनकी साइकोलॉजी थी एडिक्ट किया, हाँ, दुकान पर आना शुरू हुआ। एक दिन उन्होंने क्या किया मेरे आगे ₹50 के नोटों के ना बंडल रख दिए 2। अच्छा, मैंने कहा घर जाना, कहते यार तुम बैठो इसको गिनो देखो। हुँ, अरे भैया ₹2 साथ खेलने वाला बंदा 50-50 के नोटों का बंडल देखकर मैं तो हिल गया और साइकोलॉजी देखा, कहते कितने पैसे हैं ये? काम से पैसे आते हैं ऐसे, दुकान जी, पर आया करो, काम किया करो, पढ़ो और दुकान पर आओ। हुँ, बस वो ऐसे चेंज होता रहा। क्रेज़ बन गया 9th 10th प्लस 1 की और एकदम से 10 प्लस 2 मैं कॉमर्स कर ही रहा था। जी, तो 1992 6th ऑफ जुलाई हुँ, मंडे का दिन था, करीब साढ़े 3 पौने 4 बजे का टाइम था। एक बम दुर्घटना हुई क्योंकि उस वक़्त 1992 में टेररिस्ट का एक दौर था, आपको पता पंजाब में जी, जी, प्रताप बाज़ार गोल्डन टेम्पल के पास होलसेल कपड़े की मार्केट है। वहाँ पर हालाँकि वो अंतिम दौर चल रहा था लेकिन फिर भी दौर तो था उग्रवाद का। मैं खाना खाकर दुकान से अपने उठकर बाहर गया हूँ कुछ मीठा खाने के लिए। तो वो मीठा खाने के चक्कर में वहाँ बम था, जी, टाइम बम था, वो स्कूटर में या स्कूटी में वो ब्लास्ट हो गया। मुझे नहीं पता अभी क्या मतलब हुआ है क्या नहीं। 6th ऑफ जुलाई था और जब मुझे होश आया इफ आई एम नॉट रॉन्ग देन 15th ऑफ जुलाई था। ओह!
आई वॉज इन कक्कड़ हॉस्पिटल। उस वक्त ये जो आपका ग्रीन एवेन्यू वाला हॉस्पिटल ईएमसी, उसका नाम कक्कड़ हॉस्पिटल था ये। ओके। और शायद अमृतसर का सबसे एक्सपेंसिव और बड़ा हॉस्पिटल उस वक्त यही था, फोर्टीज, और ये दूसरे हॉस्पिटल्स नहीं थे। हम्म, वो एकदम से लाइफ का टर्निंग पॉइंट था। जो जी। आपने बात की ना, एक स्टोरी बड़ा लंबा है, लेकिन समय का अभाव है, तो जो छोटे छोटे बिंदु में छूकर इधर आया, तो उस वक्त जब मुझे होश आया, तो मैं फील कर रहा था कुछ दिख नहीं रहा, या क्या है, लोग हैं मेरे साथ आस पड़ोस के, मेरे दोस्त, मेरे चाचू नरेश शर्मा जी, मेरे बहुत ही प्यारे मेरे बड़े भाई प्रमोद शर्मा बिल्लेपा जी, दीपक जी, मेरे पिताजी, ये वो लोग हैं जिन्होंने मेरे लाइफ में पिलर का काम किया है, जी। सपोर्टिंग पिलर का। जी। तो मैं पूछ रहा हूँ क्या हो, मतलब मुझसे इवन मैं आई वाज नॉट एबल टू टॉक प्रॉपर्ली। जी। सिर्फ मेरे लिप्स ओपन थे, जो मैं फील कर पा रहा था। आई, नोस्ट्रिल, फेस सारा, पूरी बॉडी, हाथ वगैरह ये सारे पूरा बैंडेज था। हम्म, तो थोड़ी देर बाद फिर मुझे होश नहीं रहा, फिर जब धीरे धीरे होश आया, थोड़ा थोड़ा बोलने लगा, तो मैंने एक खुशी का जो, जिसे कहते हैं ना, एक लहर को महसूस किया अपने परिवार वालों के बीच में, जी। अपने उन लोगों के बीच में। तो लेकिन मैंने जब पूछना कि मुझे कुछ दिख नहीं रहा, या क्या बैंडेजेस थी, तो मुझे ये कहा जाने लगा कि भी आपको ये बैंडेज किया हुआ है, तो बैंडेज उतरेगा, तो फिर आप ठीक हो जाएंगे। चलो, ऐसे चलता रहा, लाइफ का सिस्टम चलता रहा, लेकिन एक अंदर से इंसान को कुछ थोड़ा सा इंट्यूशन भी तो होती है, हर एक इंसान को होती है। हम्म, वैसे भी मेरा इंट्यूशन पावर बहुत स्ट्रांग रहा शुरू से ही। हम्म, तो मुझे भीतर ही भीतर से ये महसूस होना शुरू हो गया था कि काम खराब है भाई। जी। चलो, खैर, धीरे धीरे मुझे बातें सुनकर, या कुछ रिलेटिव्स आने, कुछ लोग आने, उनका मिलना, रोना, ऐसे बात करना, उससे वो चीजें मतलब पक्की होती रही कि भी नहीं, मेरे को बहुत बड़ा नुकसान हो गया लाइफ में, ये मेरे ख्याल मेरी विजन को लेकर कोई प्रॉब्लम, क्योंकि बाकी चीजों को धीरे धीरे मैं फील कर रहा था, अपनी लेग्स को, अपनी आर्म्स को, हम्म, फेस को, बोलना भी शुरू हो गया था। जी। तो ये सब चीजें फील हो रही थी, लेकिन वो चीज नहीं थी। हम्म, एक दो बार बैंडेज करी, फिर एक दो स्पेशल डॉक्टर्स को बुलाया गया, फिर बाहर से भी डॉक्टर्स को बुलाया गया, फिर मुझे लेकर राजगीर हॉस्पिटल में भी जाया गया। जब फिर वो बैंडेज खुली, या लास्ट डे था हॉस्पिटल में, जब डिस्चार्ज होना था मुझे, तो मैं अक्सर इंटरव्यूज पे ये बात करता हूँ, और मेरी ये बात करने का एक ही मकसद रहता है, नॉट सेल्फ एडमायरिंग, हम्म, बट वही जो मैंने कहा, शब्द जो है अपने आप में बड़ी ताकत रखता है, जी। कि शायद इन शब्दों से किसी के जीवन में कुछ पॉजिटिविटी आ जाए। जी। वो दिन मुझे विश्व जी नहीं भूलता, जब लास्ट ड्रेसिंग होने के लिए गए, डॉक्टर सनन थे वहाँ जिन्होंने ऑपरेट किया, और उनका एक ही बात था कहना मुझे हमेशा, ये कि जो आपका केस है, ये मेरे लिए एक मिरेकल है राजेश, यू आर माय हीरो। हम्म, क्योंकि जब बॉम्ब ब्लास्ट हुआ, मैं थोड़ा सा पीछे से लेता हूँ, जब बॉम्ब ब्लास्ट हुआ, जी। तो आपको पता हर बड़ी मच जाती है। जी। मेरे फादर साहब दुकान से निकले, देखा, लोगों ने कहा हाँ राजेश इधर ही गया जहाँ बॉम्ब ब्लास्ट हुआ है, पर आप आगे मत जाइए, उम्मीद है कि कहते हैं कि एक और बम है वहां हम्म, पर फादर तो फादर होते हैं। जी। उन्होंने बिना परवाह किए आगे गए। मेरे ऊपर जब देखा, जाकर आग लगी हुई थी, बिल्डिंग गिरी हुई थी मेरे ऊपर, मेरी पैंट और मेरे शूज से पहचाना, क्योंकि उन दिनों में एक ट्रेंड था साजन मूवी के कारण, एक ना साजन कलर की पैंट और वो शूज का वो मस्टर्ड सा कलर बहुत ट्रेंड में था। तो उससे उन्होंने मुझे जब बाहर निकाला, तो उनका कहना है कि जब आग में से बाहर निकाला, तो ये पोर्शन ओपन था, उन्होंने ऐसे बंद किया, और जब लेकर मुझे हॉस्पिटल जाने लगे, तो मेरा राइट आई बॉल उनकी चेस्ट पे लगा हुआ था, तो ये कंडीशन था। तो मुझे उठाकर जब वो लेकर गए पहले हॉस्पिटल, भीमसेन हॉस्पिटल था, तो उन्होंने तो ना कर दी कि हम कुछ नहीं कर सकते, क्योंकि बीपी बहुत गिर गया था, और ओपन था, और बॉडी के एवरी होल में से ब्लीडिंग हो रहा था। लेकिन वो बड़े हिम्मत वाले हैं मेरे पिताजी, बेसिकली वो मेरे हीरो हैं, जी। मेरे आइडियल हैं, और एक पॉलिटिकली बड़े स्ट्रांग थे। वो कक्कड़ हॉस्पिटल फिर लेके गए, और पॉलिटिकली अप्रोच से उन्होंने मुझे वहां पर मुझे एडमिट करवाया, और करीब 8-9 घंटे का ऑपरेशन चला, तो मतलब जिंदगी बच पाई। जी। अब मैं फिर वहां आता हूँ जहाँ की लास्ट पॉइंट था, कि जो जब डिस्चार्ज होना था मुझे, तो ऑपरेशन थिएटर में गए, और मैंने उस दिन मन बना लिया था कि मैंने बात करनी है। एक वहाँ नर्स थी, उनसे मेरा बहुत प्रेम बन गया, मुझे छोटा भाई मानती थी, बंटी दीदी, बंटी सिंह, वो भी साथ में थी, डॉक्टर सन्नन थे,
जब मैंने बैंडेज उतारी और टेबल पे लेटा था ऊपर, वो लाइट्स पड़ती हैं और बॉडी पर हीट तो मैं फील करता हूँ, चलो नजर नहीं आता लेकिन हीट तो पड़ती है ना, बड़ी लाइट्स होती हैं जी, ऑपरेशन जी, थिएटर जी, की। जी, जी। तो सलाइन वाटर से आई वॉश कर रहे हैं और दोनों तरफ ये देखो देखो, इधर देखो नजर आता है, इधर देखो नजर आता हूँ, मैं हंस पड़ा। मैं डॉक्टर साहब सब कुछ फ्यूज हो चुका है, अब काइंडली मुझे आप बता दीजिए कि सच क्या है। हुँ। तो वो बंटी दीदी रोने लगी और डॉक्टर साहब का भी ना वो भी गला भर आया। आप कितने दो साल के थे? मैं 16 and half 1992, मेरा बर्थ 1976 का है, 31 Jan 1976। और ये मैं आपसे बात कोई मतलब 6 जुलाई को एक्सीडेंट हुआ और समझ लिए अगस्त की बात कर रहा हूँ, अगस्त में की हुँ, ये इंसिडेंट से जब डिस्चार्ज होना था। तो वो कुछ रोक रहे थे लेकिन डॉक्टर साहब ने कहा नहीं बंटी, आज मुझे इसे सच बताना पड़ेगा, मुझे पता ये हीरो है मेरा, हुँ, इसकी विल पावर बहुत है। उन्होंने कहा बेटा बात ऐसी है, अभी तक की जो कंडीशन है वो ये है बेटा कि आपकी विजन नहीं है, हुँ, लेकिन ये कोई परमानेंट कंडीशन नहीं है, हुँ, क्योंकि आपके फादर का बड़ा सर्कल है, बड़ा उनका अप्रोच है, बड़े वो आपको लेकर हैं, हुँ, तो वो प्लान कर रहे हैं बाहर लेके जाने के लिए आपको, हुँ, तो मे बी ये बहुत जल्दी ठीक हो जाएगा, लेकिन जी, प्रेजेंट ये है। और बेटा आपके घर वालों को ये पता है कि तुम्हें कुछ नहीं पता, हुँ, तुमने इसे बड़े अच्छे तरीके से हैंडल करना, मुझे विश्वास है तुम कर लोगे। और मेरे माथे पर बैंडेजेस थी लेकिन सर पे हाथ रखो, मेरे माथे पर फोरहेड पे मुझे उन्होंने किस किया, हुँ, डॉक्टर डीपी सर ने। मेरे को ठीक है, मतलब मेरे पास एक बार शॉकिंग था मेरे लिए वो चीज़ को एकदम से एक्सेप्ट करना, हालांकि वो एक इंट्यूशन थी, एक आइडिया तो था, हुँ, लेकिन वो जैसे आपको पता है कि बच्चों को होता है पेपर मेरा अच्छा हुआ नहीं हुआ। हुँ, लेकिन जब रिजल्ट में वाकई आ जाता कि आप फेल हो गए तो फिर वो झटका लगता है, हुँ, बड़ा सरप्राइजिंग था, बड़ा शॉकिंग था एकदम से। तो बंटी दीदी भी आप समझ लिए मेरे साथ लिपट कर, जैसे रोने वाली बात थी, बड़ा प्यार किया, मेरा भाई है तू, मेरा शेर है, जैसे बहुत मुझे मोटिवेट करने लगे। और मुझे पता था क्या ये सब बेकार की बातें हैं, मुझे बस सांत्वना दी जा रही है। तो जब बाहर जाने लगे तो डॉक्टर साहब ने मेरे फादर साहब को बुलाया और उन्होंने कहा उनको कि शर्मा जी, बात ऐसी है कि आप उससे कुछ छुपाइए मत, हमें मजबूरीवश उसे सब कुछ बताना पड़ा क्योंकि उसकी इंट्यूशन थी, उसको पता तो चल ही रहा है, और अभी बता देना बेटर रहा। अगर महीना 2 4 6 महीने और उसे डार्कनेस में रखेंगे कि अभी आंख में, कोई कहता था आंख तुम्हारी अभी पैक्ड है, उसे खोलना है, स्टिचेज है, क्योंकि हाथ तो मेरे चलते नहीं थे कि मैं हुँ, टच करके देखूं, या वो तो कुछ थी नहीं कंडीशन। हुँ, हमें बताना पड़ा है, लेकिन उसकी विल पावर है, आप उसे मोटिवेट करें तो वो इस चीज को ओवरकम कर लेगा। तो ब्यूटीफुल थिंग जो एक मेरी लाइफ में एक जैसे ना, वो कहते हैं कि एक पावर बन के मेरे लिए जो काम किया वो था, मेरे पिताजी जब बाहर हॉस्पिटल वो थिएटर से बाहर निकलना था तो ग्रीन रूम, क्या रूम होता है जो लेबर रूम, सॉरी, जी, जी, वहां पर मेरे पास आए तो उन्होंने मुझे कहा कहते बेटा देखो मुझे डॉक्टर साहब ने सब कुछ बता दिया कि तुम्हें पता चल गया है, हुँ, तो फिक्र कुछ भी नहीं करनी, हुँ, ईश्वर ने बड़ी कृपा की है, क्योंकि डॉक्टर्स ने जब मुझे पहले भी 2 हॉस्पिटल में ले जाया गया था तो ना हो गई थी कि इसमें बचने की कोई होप नजर नहीं आती, अगर ये कुछ हो गया तो हम वो भी ठीक कर लेंगे। हुँ, तो एक बात मेरे फादर ने कहा बेटा एक बात ध्यान में रखना कि आज बाहर देखो कितने ज्यादा लोग आए हुए हैं इस खुशी में कि तुम्हें ठीक होकर घर लेकर जाना है, और तुम्हारे साथ इतने लोग इसलिए जुड़े हैं क्योंकि तुम सबसे प्रेम से मिलते रहे हो, जो आते रहे खुश रहे हो। हुँ, तो अगर तुम चाहते हो ये बाहर वाली भीड़ जिंदगी में तुम्हारे साथ कम ना हो, तो हुँ, एक एक ये मैं तुम्हें टिप देता हूँ बाहर जाने से पहले कि जिंदगी में अपनी आंखों में कभी किसी के सामने आंसू मत आने देना, हुँ, अपना दुख किसी के साथ शेयर मत करना, बच्चों के साथ बच्चों की तरह, बड़ों के साथ बड़ों की तरह बिहेव करो, तुम्हें कोई प्रॉब्लम है, कोई दुख है, तो तुमने सिर्फ मुझे और अपनी माँ को बताना, किसी के साथ कभी दुख की बात नहीं करनी, रोना नहीं, कुछ नहीं करना, नहीं तो ये लोग जो तुम्हारे साथ जुड़े हैं कोई भी नहीं रहेगा, एक एक करके सब बिखर जाएंगे। जिंदगी में वही कहता हूँ, अगर शब्द मेरे शब्दों ने आपके ऊपर असर किया तो मेरे फादर के शब्दों ने मेरे ऊपर असर किया। जी, बड़ी लंबी सोच थी, हॉस्पिटल में जब वो ऑपरेशन थिएटर से बाहर निकला तो मेरी मदर, इवन आप देख लीजिए ये कंडीशन थी कि मेरा फेस इतने दिनों बाद ओपन हुआ तो कभी वो पहचान नहीं पाए कि मेरा बेटा है कि नहीं, तो वो रोने लगे कि मेरा बेटा चेंज कर दिया है। तो ये कंडीशन थी मेरे लिए, वो बड़ा असह्य था वो सब कुछ देखना, हुँ, एक तरफ वो फादर साहब की बातें और एक तरफ अपनी लाइफ, और तीसरी तरफ मेरी माँ और मेरे घर की कंडीशन को देख कर के मैं कैसे मतलब इन चीज़ों को लाइफ में लेकर आगे जाऊं, कि मुझे रोना भी नहीं है, मुझे दुखी भी नहीं होना, और इतना बड़ा जो एक ये
जीवन में एक परिवर्तन आ गया है, इसको मैं कैसे संभाल कर चलूं। उम्र छोटी है, जी, छोटी उम्र के कुछ नुकसान हैं तो, लेकिन छोटी उम्र में कुछ नादानियत के कुछ फायदे भी रहते हैं। जी, तो वो कुल मिलाकर मतलब ऐसे लाइफ में मेरे को जो कहता हूँ मेरा दोबारा रिबर्थ हुआ, जी। तो मैं और ऐसे फिर दोबारा मेरी लाइफ में थोड़ा मतलब एंट्री हुई। यहाँ तक का जो आपने कुछ सफ़र का, यहाँ तक का थोड़ा सा सफ़र मैंने आपके साथ शेयर किया है। बाकी तो असली संघर्ष तो इसके बाद शुरू हुआ लाइफ का, है जी, ना? तो जी, आप जैसे बात करें कि मैं आपके साथ चलता जाऊंगा। जी सर। जी। तो सर फिर म्यूज़िक की कब एंट्री हुई आपकी लाइफ में? म्यूजिक की एंट्री ऐसे है कि जब मैंने आपको बताया कि ये सारी कंडीशन हो गई, जी। सरकमस्टांसेस अनअकवर्ड हो चुके थे। तो आप पहले से नहीं कर रहे थे ना सिंगिंग? ना ना, मैंने बताया आई वाज अ स्टूडेंट ऑफ 10+2 कॉमर्स, जी, 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 और सेकंड पैशन था मेरा बिजनेस। जी, और हर इंटरव्यू में मैंने बोला, जी, और यहाँ पर भी वो चीज़ को कोट करूँगा कि मैं ब्लेस्ड था या जी, ब्लेस्ड हूँ आज भी, जी, कि ईश्वर ने पहले ही, ईश्वर को तो सब कुछ पता है, जी, वो जानते थे कि भी इसकी ज़िंदगी में आगे क्या होना, तो उन्होंने मुझे पहले ही इतना कुछ दिखा दिया हुँ, कि जो इतनी छोटी उम्र में जो बहुत कम लोगों को नसीब होता है। तो मैंने बिजनेस टूर करने शुरू कर दिए थे, विश्वजीत जी, अपनी 16.5 साल की उम्र में, एक्सीडेंट के बाद? एक्सीडेंट से पहले, पहले? ओके, है ना? तो जिस दिन मेरा एक्सीडेंट हुआ उस दिन भी मैं एक दिन पहले ही टूर से होकर आया था, हिमाचल, कांगड़ा, पठानकोट से लेकर कांगड़ा और ऊपर पालमपुर, जी, जी, बैनर पपरोला तक जी, मैं टूरिंग करता था कपड़े की बिजनेस की। जी, तो बहुत कुछ ईश्वर ने दिया। तो पहले म्यूजिक में ऐसे कोई शौक नहीं था, वो ऐसे जस्ट जैसे घरों में मूवीज चलती हैं, सॉन्ग्स चलते हैं, वो ही था, लिसनिंग था थोड़ा बहुत, जी, लेकिन गाने बजाने का कोई ऐसा लाइफ में था नहीं। तो जब ये एक उस मोड़ पर आ गए कि अब ये तय करना था कि जाना है तो किधर जाना है, उसके हुँ, पीछे भी बड़ी जबरदस्त कुछ स्टोरीज हैं। जी, जी, मैं प्लीज़। सोचता हूँ करूँ या कैसे करूँ। जी, जी, बिल्कुल, बिल्कुल शेयर करो। तो मैं बार बार अपने श्रोताओं और दर्शकों से यही बात करना चाहूंगा कि मेरा ये सब कुछ कहने या सुनाने का मतलब सिर्फ यही है कि शायद किसी के जीवन में कोई सकारात्मक परिवर्तन आ जाए, उसलिए मैं ये बातें शेयर कर सकता हूँ। जी सर, बिल्कुल। कहानियां वो हैं, हम पढ़ते हैं, सुनते हैं, कि जो हमें सीख देती है कि जो किसी के जीवन में कुछ दुखद हुआ है या हुँ, अच्छा हुआ या जो भी हुआ है, हुँ, वो परिस्थितियां, हमें उन परिस्थितियों में से गुजरना ना पड़े, हमें पता चले कि अगर ऐसी परिस्थिति है तो उसको हैंडल कैसे करना है या उसके साथ कैसे आपको जी, रास्ता निकाल कर निकल जाना उसमें से। जी, तो म्यूजिक की ये कंडीशन है, जब पहले तो साल 1.5 साल तो मैं इस कंडीशन में नहीं था कि मैं उठकर बैठ सकता, चलता, खा पी सकता, कुछ भी कर सकता। जी, लेकिन मतलब मैं वही कहता हूँ कि मैं बहुत ब्लेस्ड हूँ, मुझे ये माता पिता मिले। हुँ, मेरे फादर ने मुझे हमेशा 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 बूस्ट अप ही किया, जी, बूस्ट अप किया। हुँ, कुछ नहीं हुआ, फिर क्या हो गया, तुम ये हो, इतने लोग इससे भी बुरे हैं, समाज में लेकर जाना, पिंगलवाड़े लेकर जाना, सड़कों पे लेकर जाना, भिखारियों से मिलाना, मेरे हाथों से उनको खाना खिलाना और दिखाना, बताना कि ये देखो, ऐसे लोग हैं जिनके पास कुछ भी नहीं, ये खुश हैं, ये जिंदगी जी रहे हैं, तुम्हारे पास तो हम हैं। तो हुँ, तुम ये मन बनाओ कि तुमने बेटा समाज में एक उदाहरण बनना है। तो ये जो छोटी उम्र थी ना, ये काम कर गई जी, कि वो जैसे बच्चे को लॉलीपॉप का लालच देकर बच्चों से काम करवा लेते हैं ना, अरे भैया कोई बात नहीं, जंप करो, ये तो कुछ भी नहीं है ना, तो हुँ, बच्चा बस लॉलीपॉप देकर जंप करता है। तो हुँ, ये मोटिवेशन थी, साइकोलॉजिकल बूस्ट अप था उनका, हुँ, तो भी करवाओ करवाओ मुझे, कि करो, कुछ करना है करना, कुछ नहीं होता, ये है वो है। तो अंततः ये फाइनल हो गया कि देहरादून में एक ब्लाइंड स्कूल था कि मुझे वहाँ एडमिशन करवाया जाए। जी, वहाँ जाके इंटरव्यू हुआ, मेरा सिलेक्शन हो गया। जी, तो वापस आकर उन्होंने कहा जी कि एक हफ्ते में इनके मतलब जो भी है पूरे कपड़े वपड़े या सारे सामान वगैरह आप ले आए तो यहाँ, तो मेरे मदर हुँ, के उनकी कंडीशन खराब होने लगी। ओह! वो बड़े कमजोर दिल से हैं, लेकिन बहुत बड़ा दिल है, दिल कमजोर है, सॉफ्ट है, लेकिन वो मतलब छोटी छोटी बात से मतलब टूट जाती हैं। तो उनके लिए मुझे वहां भेजना जो था वो
ठीक नहीं था, वो कहती थी मैंने इसको नहीं बेचना। हम्म, मेरे फादर साहब ने कहा कि घर में रहेगा तो क्या करेगा, वहां जाएगा, पढ़ेगा, कंप्यूटर एजुकेशन लेगा, दूसरी एजुकेशन लेगा, तो अगली जिंदगी को ठीक करेगा, रिहेबिलिटेट करेगा ये। जी, तुम इसे अपनी ममता में बांध कर यहाँ मत रखो, उसके भविष्य को बर्बाद मत करो। हम्म, मेरे मदर भी टीचर्स थे बिफोर मैरिज। फिर सभी मासी जी हैं मेरी नान की फैमिली में, सब वो टीचर्स थे, मामा जी वगैरह अकाउंट्स में थे, सब लोग बड़ी अच्छी पोस्ट पे थे। उन्होंने फिर मन बनाया, मेरी एक बड़ी मासी थी, उनके साथ मिलकर के ये बाहर भेजना चाह रहे हैं, तो कोई ऐसा सिस्टम बन जाए कि मैं पढ़ाऊं लेकिन इसे यहाँ लोकल ही। हम्म, तो मेरे मासी जी और मम्मा गए जी, हमारे शहर में लोगड़ में, ब्लाइंड इंस्टीट्यूट है बहुत पुराना, हम्म, 100 years पुराना। हम्म, वहाँ बात करने गए कि हमारा बच्चे के साथ ऐसे हो गया, तो कैसे कैसे करे, क्या करवाए। उन्होंने कहा भी इसे आप हमारे इंस्टीट्यूशन में एडमिट करवा दीजिए, यहाँ रहेगा, बच्चों के साथ पढ़ेगा, ऐसे ब्रेल भी सिखाएंगे, पढ़ेगा भी, म्यूजिक भी करेगा, और जो दूसरे आर्ट भी इसको सिखाए जाएंगे। पर मम्मा का जिद था कि मैंने छोड़ना नहीं है, मेरी ड्यूटी लगाए, मैं सुबह शाम ले आऊंगी। हम्म, फिर एक रास्ता निकला विश्वजीत जी। जी, उन्होंने कहा कि मैं बहुत ही शुक्रगुजार हूँ प्रेम आश्रम स्कूल का, अमृतसर में ही है, बेरीगेट में। जी, उस वक्त सिर्फ एक वो स्कूल था अमृतसर में जो कि विजुअल इम्पेयर्ड लोगों को सपोर्ट करता था एजुकेशन करने के लिए, आम बच्चों के साथ। हम्म, तो उन्होंने कहा कि आप वहां पर +2 में दोबारा इसकी म्यूजिक और दूसरे सब्जेक्ट रखाकर एडमिशन करवाओ, जी, तो ब्रेल वगैरह सीखने के लिए, म्यूजिक सीखने के लिए हम इसकी सपोर्ट करें। तो यहाँ से अब शुरू होने लगा, अभी क्या करना है, लेकिन इससे भी पहले थोड़े से जैसे कहते हैं बीज फूटने शुरू हो गए थे, तो अराइवल हो गया था म्यूजिक का मेरी लाइफ में। जी, मेरे एक दोस्त है, मेरे भाई हैं दीपक वाही, ओके, वड्डा वड्डा कहते हैं, उनका बड़ा रोल है मेरी जिंदगी में। मेरे बिल्कुल साथ वाले घर में रहते थे, तो वो गाते बजाते थे, हारमोनियम बजाते थे, उनका भी था ये तुम म्यूजिक में आओ, ये करो। मैंने कहा ना सिखाओ या क्या है, या रिदम। मेरे एक दोस्त है सामने 2 घर छोड़ के रहते, अजय, जी, वो बड़ा अच्छा ढोलक और ड्रम वगैरह बजाते थे। तो मैं धीरे धीरे उन चीजों की तरफ, मतलब मेरे आंतरिक रूप से जुड़ना शुरू हो गया। जी, तो वैसे भी एक परिकल्पना है समाज की कि जब कोई व्यक्ति ब्लाइंड होता है तो उसके लिए म्यूजिक सब्जेक्ट सजेस्ट किया जाता है। ओके, अब ये कुछ अच्छा भी है और शायद इसका एक कुछ गलत भी है कि सिर्फ ब्लाइंड है तो सिर्फ म्यूजिक ही नहीं होना चाहिए। हम्म, लेकिन फिर भी लोगों की धारणा ये है कि ब्लाइंड है तो म्यूजिक एक जो है श्रव्य कला है, श्रव्य कला ऑडिबल मतलब ऑडिबल, ऑडिबल, जी, है जी, ना, ये विजुअल आर्ट नहीं है। जी, जी, है ना, कि जैसे आप ड्राइंग कर रहे हैं, पेंटिंग कर रहे हैं, स्केचिंग कर रहे हैं, तो म्यूजिक के लिए आपको आईज की जरूरत नहीं है। जी, गाना गाना है, बजाना है, तबला करना है, सितार है, फ्लूट है, एनीथिंग, एनी हम्म, इंस्ट्रूमेंट। हम्म, तो इस तरीके से वो जोड़ने लगे। तो मेरे दोस्त ने मुझे बड़ा इंस्पायर करना, तुम करो, सीखो, ये करो। मेरे थोड़ा शुरुआत हुई बोंगो बजाने से, 2 पीस होते हैं ना बोंगो से। जी, 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 मेरे जी, पास आए, मेरे सामने का कीर्तन होना शुरू होना, मेरे भाई थे, मेरे मेरे को सपोर्ट बड़ा मिला। जी, सबसे बड़ी बात जो है, अगर आज मैं यहाँ हूँ तो हम्म, उसके पीछे सिर्फ सिर्फ और सिर्फ मेरे पेरेंट्स का ही नहीं, मुझे आस पड़ोस, मेरे दोस्तों का, मेरे भाई बहनों का, मेरे रिश्तेदारों का एक जो है ना मॉरल सपोर्ट बड़ा रहा। हम्म, और यहाँ मैं कोट करना चाहूंगा कि व्यक्ति टूट जाते हैं, लोग टूट जाते हैं, बिखर जाते हैं, और शायद उनमें से वही दोबारा संभल पाते हैं जिनके साथ कोई सपोर्ट होता जी, जी, है। बिना सपोर्ट के चाहे आप जितनी मर्जी आपकी विल पावर हो, आप नहीं संभल सकते। जी, है ना, मुझे उन लोगों का बड़ा सपोर्ट था। उन्होंने भी कहा हमने कीर्तन शुरू कर देंगे कि आप इसी बहाने जुड़े। तो उस कीर्तन में जुड़ना, ढोलक बजनी, वो सुनना, ये करना, वो करना, बोला मैं इनडायरेक्टली, ये मेरी टीचिंग शुरू हो गई जी, ईश्वर की तरफ से, जी, मुझे ईश्वर ने टीच करना शुरू किया। जी, तो रुचि बनना शुरू हो गई। पर फिर भी मुझे सीखने के लिए जब मेरे दोस्त दीपक जी के द्वारा उनके गुरु जी के पास लेकर जाया गया, तो गाने की बात हुई। जी, तो गुरु जी ने कहा कुछ गाओ, प्रेम कपूर साहब थे, जी, बड़े अच्छे विद्वान, बड़े गुणी जन, मेरा प्रणाम उनको, अब तो शरीर छोड़ चुके हैं। जी, तो मुझे कुछ गाने के लिए कहा गया, तो मैंने कभी कुछ गाया नहीं था। हम्म, ये एक बड़ी जबरदस्त कहानी है आप सबके लिए। जी, जी, तो वहाँ गुरु जी के पास 8-10 विद्यार्थी बैठे थे, हम्म, और एक तबला इंस्ट्रक्टर थे वहाँ आते, ओके, तो बच्चों के साथ तबला बजाने के लिए। हम्म, मैं नाम नहीं लूंगा उनका, जी, उनको मेरा कोटि कोटि नमन है, उस दिव्य आत्मा को। मैंने जब वहाँ कुछ गाया, जी, मुझे आता नहीं था, वो कहते कुछ भी गुनगुनाओ बच्चे। हम्म, मैंने कुछ गुनगुनाया, तो ठीक है, बात होगी। गुरु जी कहते ठीक है, मेरे दोस्त को कहते आप थोड़ा ना 2-3 दिन बाद लेकर आओ, इसे हम शुरू करवाएंगे, आप सेहरा वगैरह या जो रस्म लेकर आओ इसे। ठीक। जी, जी, अब हुआ क्या विश्वजीत जी, मैं वहां से जब बाहर निकला, तो
शूज डालना था, हम्म, ठीक है। right, तो मैं जब शूज पहन रहा था तो वो भी बाहर आए। अब उनको भी नहीं पता कि मैं वहां बैठा हूँ, हम्म, मुझे भी नहीं पता कि वो हैं। मैं मेरे को सपोर्ट करने के लिए मेरे ना फ्रेंड ने मुझे चेयर दी कि साइड पे ये लो, चेयर पे बैठ के अपने लेसेस बांध लो। जी, मैं भाग रहा हूँ, वो आए, उन्होंने पूछा किसी से, वो चला गया लड़का। हम्म, और जिसने देखा, उसकी मेरी तरफ बैग थी, उसने देखा, कहते हाँ चला गया, जो दीपक के साथ है, कहते चला गया। हम्म, वो कहते अरे भैया ऐसे थोड़ा होता है, इतनी उम्र में आके गाना बजाना शुरू करना, ये क्या करेगा, ऐसे थोड़ा होता है, इससे कुछ नहीं होगा। कितने इसलिए साल के थे आप जब आपने? मैंने बताया आपको कि ये बात है 17 साढ़े 17 साल की। अच्छा, तो अब थोड़ा स्टार्टिंग कुछ में। होगा, ये तो बचपन से शुरू हो, ये है वो है, ये लेट ब्लाइंड हुआ है, जी, जी, सोसाइटी में सर्वाइव ही नहीं कर पाएगा, ये म्यूजिक सीख नहीं पाएगा, कर ही नहीं पाएगा, इतनी पढ़ाई करनी कोई आसान थोड़ा पड़ी है, हम्म, इससे नहीं कुछ होना। ओहो, अरे भैया मेरे लिए वो लेसिस बांधना इतना दुश्वार हो गया कि अब ये बातें तो बड़ी बार कह चुका हूँ, इसके साथ जिया हूँ, जी, लेकिन उस वक्त जो मेरी कंडीशन थी, मैं बहुत कम रोया हूँ लाइफ में। जी, लेकिन उस दिन ये कंडीशन थी कि मैं अपने आप को रोक ही नहीं पा रहा था। और मेरे दोस्त जो दीपक जिसकी बात की, वो बड़ा जबरदस्त साइकोलॉजिस्ट था, मतलब डिग्री होल्डर नहीं, वैसे समाज की पाठशाला का साइकोलॉजिस्ट। अच्छा। तो वो बाहर जब उतरे तो मेरे से बर्दाश्त नहीं, मैं उसके गले लग के रो ही पड़ा यार। हम्म, कहना क्या हुआ, मैं कहा यार क्या कह दिया इसने। हम्म, तो वो ना इमोशनल होने वाला बंदा नहीं है, अंदर से है, हम्म, लेकिन इमोशनल होकर आपको भी आपने कहा तो कुछ सिंपैथी दे दूं, या वो ऐसे कहता हाँ तो ठीक ही तो कहा उसने यार। मैं क्या है, बल्कि ये मुझे क्या कर रहा है, उसकी सपोर्ट कर रहा है यार। हाँ, कहता भैया बात है, उसने जो कहना था कह दिया है ना। हाँ, अब ये तुम पर डिपेंड करता है कि तुमने उसकी बातों को सच करके दिखाना है, या कुछ करके उसकी बातों को जुठलाना है। अब ये क्या तुम बात है। जानो, तुम्हारा काम जाने। जी, बम्बे वाला खूह एक इलाका है शहर में, वहां से मैं कटरा दूलो गली चाय वाली में रहता था। जी, जी, अमृतसर की बात है। जी, 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 अमृतसर इसलिए कहा क्योंकि ये पॉडकास्ट कई जगह पर जाएगा, लोग सुन रहे होंगे। जी, तो भाई साहब वो 1 किलोमीटर 1.5 किलोमीटर की जो ट्रेवल थी, मेरे लिए इतना बड़ा था। मैं कब घर पहुंचा, मेरे पाँव मेरे साथ नहीं है, मैं चल रहा हूँ जैसे कि मुर्दा चल रहा है। हम्म, और बस वो कानों में, फिल्मों में दिखाते हैं ना, वो इको करके वो बात गूंजती है, हम्म, लेकिन वो हमारे रियल लाइफ में से लेकर ही वो चीजों को एक ड्रामेटिक रूप देते हैं। हम्म, मैं घर गया, घर वाले कहते क्या हुआ, ये वो, चलो जो भी खाना खाया, सो गए जी, सो गए। कौन सोता है। महसूस किया कि वाकई रात कितनी लंबी है। हम्म, उस रात को सोया नहीं, हम्म, सोचता रहा, सोचता रहा, सोचता रहा कि उसकी बात सच है या मेरे दोस्त ने जो कहा वो सच है। हाँ, अगर मैं हिम्मत करूं, फादर की बातें भी हैं, वो भी सपोर्ट करने वाले हैं कि कुछ नहीं करना, लेकिन ये इनको क्या पता भैया, करना बहुत कुछ पड़ना, मुझे तो गाना नहीं आता, बजाने का क्या करूंगा मैं, ये तो सिर्फ बातें कर रहे हैं। लेकिन अब मरता क्या ना करता, सारी रात सोचता रहा, लेकिन मेरी सोच से कुछ नहीं। फिर मैं ये कहूंगा ये ईश्वर की कृपा से ही होता है। जी, ईश्वर ने किसी ना किसी को एक प्रेरणा के रूप में आपके पास भेजता, वो भेजता है, तो वो आप उसके द्वारा प्रेरणा प्राप्त करते हैं, तो आगे रास्ता चलता है। जी, तो ईश्वर ने ही शायद एक मेरे अंदर बीज बो दिया कि नहीं, तुम्हें अब कुछ करना ही है। हम्म, कि जो तुम्हारे फादर कहते हैं ना, तुम्हारे माता पिता या तुम्हारे चाचू या तुम्हारा कजन हरीश भाई है ना, ये सब लोग कहते हैं ना कि तुम्हें कुछ करके दिखाना भाई, तुम में इतनी एनर्जी है, तुम्हें पता ही नहीं, एक ही बात, तुम में इतनी एनर्जी है, ट्राई टू बी एन एग्जाम्पल इन द फ्रंट ऑफ सोसाइटी। तो अब ये शायद मुझे ये कुछ करना पड़ेगा। दूसरा ये था कि फैमिली का बिजनेस बहुत जबरदस्त था, लेकिन मेरे ट्रीटमेंट के ऊपर इतना पैसा खर्च हो जाने के बाद बिजनेस डाउनफॉल हो गया। जहाँ इतने लोगों के जीवन का जो उपार्जन है हमारे कारोबार के ऊपर डिपेंड था, जी, अब वो कंडीशन आ गई थी कि मेरे मदर को, मेरे फादर को बहुत बहुत मुश्किलात का सामना करना पड़ा, फाइनेंशियली बड़ा लो हो गया सिस्टम। और मेरे लिए वो बर्दाश्त करना मुश्किल था कि शायद मैं इनके दुख का कारण बना, मैं ना दुकान से उठकर बाहर जाता, ना हम्म, ये दुर्घटना होती, ना इनका जीवन पलट जाता। हम्म, जो इतना पॉजिटिव चल रहा था मेरे कारण, ये एकदम नर्क की तरफ गिर गया, डोम ऑफ डेथ में आ चुका हूँ, ये क्या हो गया। तो नतीजा ये निकला कि अब मुझे कुछ करना है, पढ़ना भी है और म्यूजिक भी करना है। जी, सुबह उठते कजन ने एक वॉच गिफ्ट किया था, वो टॉकिंग वॉच होता था, उसमें बोलते थे, वो प्रेस करते थे, वो टाइम बोलता था, मुर्गे की आवाज होती थी, बड़ा एक उस वक्त की बात है, नया नया चलता था। तो भैया दिन चढ़े ही ना, जैसे 4:30 5 के बाद जैसे रुक ही गया, अभी 5 बजे, 5:15 7 बजे नहीं, 7 साढ़े 7 बजे मैंने अपने दोस्त को फोन कर दिया। हम्म,
फ़ोन में बड़ा ज़बरदस्त घुमा लेता था, मुझे इतनी प्रैक्टिस हो गई थी कि दीपक भाई आओ घर आओ। वो कहते क्या हो गया, सब ठीक है, आओ भाई। आए घर वालों ने कहा क्या बात क्या बात। बस जी मैंने कहा जी अब मन बन गया है, तो जहाँ आपने मेरी एडमिशन करवानी करवा दीजिए, मैं पढ़ूंगा। उसको कहा भैया मैंने म्यूजिक करना है, गाया जाता है नहीं गाया जाता, बजाया जाता नहीं जाता, अब इसको करना है और इसी को ही करना है। हम्म, तो फिर मैंने 10+2 प्रेम आश्रम में दोबारा वहाँ एडमिशन लिया और म्यूजिक सब्जेक्ट लेकर, आर्ट सब्जेक्ट लेकर वहाँ से पढ़ाई दोबारा शुरू की, अपनी जिंदगी का एक नया सफर शुरू किया। और ईश्वर की कृपा और मेरी माँ बाप के सहयोग से मेरी माँ ने मेरे लिए अपने आप को भक्ति में जलाया है, पढ़ाया लिखाया। एक एक सब्जेक्ट के एक एक चैप्टर, एक एक पेज को बार बार पढ़ना, बोलना, मैंने सुनना, याद करना और हम्म, रीडर राइटर की हेल्प से मैंने पेपर देना। और मैंने +2 जब वहां से किया तो वहां मैंने स्कूल को टॉप किया। वाह, वहां से बस ये समझ लीजिए कि वो कहते हैं ना कि बात बन गई हम्म, कि अभी तो इस बाज की उड़ान बाकी है, इस क्या बात है। परिंदे का इम्तिहान बाकी है, हम्म, अभी अभी तो मैंने लांगा है समंदर यारो, अभी तो पूरा आसमान बाकी है। आहा, तो वाह, वहां से ये बातें जीवन में चली कि नहीं भैया अब कुछ करना है करना है। तो बस ये सफर फिर ऐसे चला, जी, +2 फिर बीए की, फिर एमए की, फिर एमए यूजीसी की, सेकंड एमए की भास्कर संगीत भास्कर 7 ईयर डिप्लोमा और जी, पीएचडी की। 7 ईयर डिप्लोमा। 7 ईयर का डिप्लोमा होता है एडिशनल। हाँ, वो म्यूजिक का इक्वलेंट टू एमए, वो भी वो चंडीगढ़ से की। और एमए तो गुरु नानक देव विश्वविद्यालय से की मैंने। और पीएचडी मैंने जो है दिल्ली यूनिवर्सिटी से की। परम पूजनीय मेरे जो गाइड हैं प्रोफेसर मैम अनुपम महाजन मैडम है जी। और गाना बजाने की तालीम कई लोगों से मुझे आशीर्वाद मिला, लेकिन जो विधिवत मेरे गुरु हैं गाने के, वो पंडित प्रेमनाथ जी त्रिखा साहब गुरु जी। और तबले पर बालकृष्ण शर्मा जी बाली साहब से मैंने सीखा। इसके अलावा मैंने रोहिताश्व बाली जी से, शोक सानी जी से भी जो है थोड़ा सा प्रसाद रूप में मतलब जो संगीत लिया। जी, तो इस तरीके से जो आपने संगीत की बात की, तो संगीत में मेरी एंट्री इस तरह से तो ये दिस इज हुई। और सर जैसे हम आप उस दौर की बात कर रहे हो जहाँ पर जैसे डिफरेंटली एबल्ड लोगों को इस नज़रिए से नहीं देखा जाता था जिस नज़रिए से हम आज के दौर में देखते हैं। हाँ। जी, वो कैसी मुश्किलें रहीं जैसे आपने बताया, और भी ऐसे बहुत प्रॉब्लम्स आई होंगी एंड देखो, दो प्रश्न आपके चल रहे हैं, एक तो प्रॉब्लम्स के और दूसरा के सोसाइटी का विजुअल इम्पेयर्ड या जी, डिसेबल कह लो या डिफरेंटली एबल कह लो, जी, इन लोगों के प्रति नजरिया। तो इसमें भी फिर मैं वही कहूंगा कि जिंदगी का काफी अरसा है, तो बहुत से तजर्बात हैं, हुँ, बहुत सी कहानियां हैं, जी, बड़े से हादसे हैं, लेकिन कुछ एक बातें करूंगा। जी, देखिए, मैं पहले तो नहीं कभी कह पाया, लेकिन मुझे लगता आज जरूरत भी है। जी सर। समाज का रवैया जो है, हुँ, मैं बड़े दुखद दिल से कह रहा हूँ, कुछ एक परसेंटेज को छोड़ के, जी, है ना? समाज यहाँ तो हमारा ओवर सिंथेटिक हो जाता है, तो यहाँ ओवर यूज हो जाता जी, है। इसके अलावा अब मैं यूनिवर्सिटी में काम कर रहा हूँ, तो ऐसे द टॉप इंस्टीट्यूट में काम करके, जहाँ जो विश्वविद्यालय है, हुँ, वहाँ पर तरह तरह के लोगों से, पढ़े लिखे लर्नर्ड से, अपने आप को कहते लोगों से मिलता हूँ, लेकिन लोगों की मानसिकता को देखकर दुख होता है कि ये बात कोट की जाती है कि अरे ये ब्लाइंड है, हाँ भाई इसको तो ईश्वर की मार पड़ी है, ये हैंडीकैप है, हाँ हाँ इनके कर्म गलत है, इनको तो ईश्वर की मार पड़ी है। बंदा पूछे भैया तुमने कौन सा ऐसा एक वो मशीन लगाकर या कौन सी मूवी देख ली कि ईश्वर की मार पड़ी है। ईश्वर तो परम दयालु है, हुँ, ईश्वर मारने पर तो आता ही नहीं कभी, ये तो अपने कर्मों की बात है, ठीक है हुँ, ना। हुँ, और अगर हमें ईश्वर की मार पड़ी या हम ब्लाइंड हो गए, तो ये तो हमारा तो नजर आ गया, ब्लाइंड हो गए। जो अच्छे भले लोग हैं, जिनकी इंसानियत पर धब्बे लग गए हैं, वो किसकी मार है। हुँ, जिनका करैक्टर इतना घिनौना करैक्टर है, उनको किसकी मार है। हुँ, जो आज आतंकवाद की बात करता हूँ, जो अपने कुछ थोड़े से फायदे के लिए लोगों की जिंदगियों को तबाह कर रहे हैं, उसको किसकी मार है। हुँ, जो आज लोगों के घरों को तबाह कर रहे हैं, नशा बेच रहे हैं, वो करे, वो क्या वो ईश्वर की मार नहीं है, हुँ, है ना। जी, ये अमल एक ब्लाइंड हो गया, वो कह देना कि ईश्वर की मार है। लोगों को कैंसर हो रहा है, जो अपने आप को बड़े संत कह रहे हैं, अपने आप को बड़ा ऊंचा कह रहे हैं, बड़े हाईली क्वालिफाइड कह रहे हैं, दूसरों के ऊपर
अंगुली उठाते हैं, उनको पचासों बीमारियां हैं, तो ये ईश्वर की मार नहीं है? अगर ये ईश्वर की मार है तो भैया वो भी ईश्वर की मार है। सीधी सी बात है। ईश्वर, मैंने तो पहले कहा, ईश्वर तो मारता ही नहीं, ये तो कर्मों की बात है। तो सोसाइटी का नजरिया बदलना बहुत जरूरी है, और सोसाइटी का नजरिया तब तक नहीं बदलता जब सोसाइटी के पर्टिकुलर लोगों के, किसी के अपने घर में, उसके आस पड़ोस, किसी रिश्तेदार, या उसके जहाँ वो काम करते हैं वहाँ कुछ ऐसे लोग नहीं है, है ना? अब ये नहीं है कि किसी के बीच में कोई एक विफलता आ गई, किसी के एक अंग में विफलता है, तो मतलब वो कोई हैंडीकैप हो गया तो वो कुछ कर नहीं सकता। मुझे गर्व है, मैं बड़े मान से कहता हूँ, ये अभिमान नहीं, मैं गर्व और मान की बात करता हूँ, ईश्वर की कृपा की बात करता हूँ, अपने माता पिता के संस्कारों की बात करता हूँ, अपने गुरु की सीख की बात करता हूँ कि मैंने अपने आप को प्रूव करने की कोशिश की सोसाइटी में। मैं अपने डिपार्टमेंट की भी बात करता हूँ, मुझे टच करना पड़ रहा है। वाकई आपको कोई नहीं मानता, आपको अपने बारे में बात करनी पड़ती है, बड़े सालों के बाद अब सीखा है। जी। तो मुझे गर्व है कि मैं चाहे विजुअल इम्पेयर्ड हूँ, लेकिन मैं कभी किसी के ऊपर बोझ ऐसे नहीं बना कि किसी को मेरा काम करना पड़े, किसी को मेरे ऐसे हाँ, हेल्प की बात है, हमेशा ही सबकी हेल्प चाहिए और चाहता रहूंगा। जी। और हेल्प तो हमें हर एक की करनी पड़ती है, और हर एक व्यक्ति को एक हेल्प की जरूरत तो रहती है। जी। लेकिन मैं फिर भी कहता हूँ, मुझे हर एक की जरूरत है। समाज को सिर्फ डिग्रियां इकट्ठी कर लेने से कुछ जो है उसके अंदर जो इंसानियत नहीं आती, जी। है ना? उसके अंदर ये बीज फूटना चाहिए, ये समझना चाहिए कि आज जो मुझे एक बार किसी ने कोट कर दिया कि तुम ऐसे हो गए तो ये भी हो जाएगा, या ऐसे हो गए तो ऐसा ना हो जाए, है ना? अरे भैया, तुम किसी की जिंदगी को लेकर ऐसी कैसे प्रेडिक्शन कर रहे हो? तुम भगवान बनने की कोशिश क्यों कर रहे हो? मतलब मेरे साथ अगर कुछ हुआ है तो उसको तुम अपने ऊपर ओन कर रहे हो कि मेरे कारण हुआ, तो फिर मतलब मेरी सारी चीज का तुम अपने ऊपर ले रहे हो ना। तुम विधाता हो, मुझे कुछ करने से पहले अपने आप को तो ठीक कर लो। दूसरा, ये तो एक सोच की बात कही, मुझे थोड़ा सा आज तीखा होना पड़ा विदात, है ना जी? ये थोड़ी बिटर बात करनी पड़ी, क्योंकि जरूरत है समाज में। जी, आज बिल्कुल, समाज में जरूरत है, हम किसी से कम नहीं हैं, किसी से मांग कर नहीं खा रहे। बिल्कुल। ठीक है नहीं? जी। अपने हक की बात कर लो तो आप गलत हो, सबकी हेल्प करते रहो, सबकी सपोर्ट करते रहो तो आप ठीक हो। हुँ, जहां आपने चाहा कि मुझे इतने साल हो गए, मेरी भी पोजीशन होनी चाहिए, मेरी पोजीशन एग्जिस्ट होनी चाहिए, मुझे मेरा राइट मिलना चाहिए, जी। तो आप ब्लाइंड हो। फिर हुँ, एक बात ये भी आ जाती, ओ यार, ये ब्लाइंड लोगों ने फ्रस्ट्रेटेड होते हैं। ये बात मैंने बड़ी सुनी है, हुँ, लोगों के बारे में सुनी थी और अपने बारे में भी सुनी। तो भैया, फ्रस्ट्रेटेड तो हो गया, एबीसीडी कोई भी है, ब्लाइंड है, जी। आपकी हर चीज को बियर करता रहे, आपको ओवर कोऑपरेट करता रहे, हुँ, फिर तो ठीक है। और हुँ, जहां वो कह दे भैया नहीं, आपकी ओवर स्मार्टनेस नहीं चलेगी, मुझे पता चल रहा है, या ऐसे में अब नहीं आपको किसी अलाउ करूंगा कि मेरी लाइफ को मेरे जज्बात के साथ या मेरे काम के साथ आप खिलवाड़ करें। हुँ, आप किसी के ऊपर आगे बैरियर लगा दिए कि नहीं भैया, आपको मैं अपनी जिंदगी के साथ खेलने नहीं दूंगा, मैं सब समझता हूँ। जी। वो बात अलग है कि शांत रहा, कि चुप करते चलता रहे। आपने जब किसी को रोक दिया तो फिर आप फ्रस्ट्रेटेड हो गए, हुँ, तो है आप ना? गलत हो गए आप गलत दुनिया हो के। गए, आप गुस्से वाले हो गए, आपने, क्योंकि आपने रिएक्ट कर दिया, हुँ, क्योंकि आप ब्लाइंड हैं, तो आपके पास अधिकार नहीं है कि आप रिएक्ट करो, आपको तो बस बियर करना है। तो ये गलत धारणा हुँ, है, जी, बिल्कुल गलत धारणा है। नंबर 2, कि समाज के अपने रवैये की बात की, एक चीज़ ने मुझे और लाइफ में बड़ा चेंज किया, तो मैं वो भी बात करूँगा आज यहाँ पर। बिल्कुल। एक स्कूल में मैं इंटरव्यू देने के लिए गया, ओके, मैं यहाँ स्कूल का नाम कोट नहीं करूँगा। जी। मैंने इंटरव्यू क्लियर कर लिया, रिटन पेपर भी क्लियर कर लिया, और प्रैक्टिकल इंटरव्यू भी मेरा क्लियर हो गया। हुँ, तो फाइनली मुझे सब लोगों ने बधाई दी, उन्होंने कहा भई अब फाइनल ना प्रिंसिपल मैम के साथ आपका फाइनल इंटरव्यू होगा, जी। तो आपकी सिलेक्शन हो जाएगी। तो मैं हुँ, भी बड़ा खुश था कि संताप से निकले, अब ज़िंदगी में कुछ तो पॉज़िटिव होगा, हुँ, है ना? मैंने ग्रेजुएशन की थी, एमए कर रहा, तो मेरे लिए बहुत एक होप थी कि चलो भैया अब थोड़ी सपोर्ट होगी, आगे मैं एजुकेशन करके आगे चलूँगा और अपने आप को इम्प्रूव करूँगा। क्योंकि वो आग तो लग गई थी, जुनून की आग तो लग गई थी, अब फिर चैन नहीं था, है ना? अब चैन नहीं था जी। कि कुछ करना है और कुछ पीक तक करना है। तो जब फाइनल इंटरव्यू में गए तो वो देवी जी मुझे क्या कहती हैं, "अरे सॉरी बेटा, आपका इंटरव्यू अच्छा, मैंने नंबर देखे सब कुछ है, बट हम आपको अपने स्कूल में नहीं रख सकते।" माय मदर वाज़ विद मी जी, एट दैट वेरी टाइम। जी, उनको तो तभी बात करो तो रोना निकल जाएगा, माँ है वो, माँ का हृदय जी, है। मैंने कहा जी, मेरा कसूर क्या है? अब इंसानियत तो सब में है, थोड़ी मात्रा कम या थोड़ी ज़्यादा है। अब वो बेचारी हिचकिचा रही है, कैसे कहूँ? बट फिर भी उन्होंने गोल-मोल शब्दों में मुझे कहा कि अभी नहीं, आप समझते हैं ये स्कूल बड़ा
स्टैंडर्ड का स्कूल है, ये स्कूल में रिच लोगों के बच्चे पढ़ते हैं, अच्छी फैमिलीज के बच्चे पढ़ते हैं, तो समझते हो आप मतलब बच्चे आपको कैसे बच्चे रिएक्ट करेंगे, बच्चों पर क्या असर होगा। ओके। हम्म, फिर कहने लगी वो ना, वो एक्चुअली आप स्टेज ऊपर है, क्लासेस होंगी, कैसे आएंगे कैसे जाएंगे। हम्म, मैं कहा मैडम स्टॉप इट। मैं कहा आप कृपा कीजिए मेरे घर आइए, मेरे घर की 3 फ्लोर्स हैं, मैं सीढ़ियाँ चढ़ता हूँ उतरता हूँ, टाइम नोट कर लो, आप सीढ़ियाँ चढ़िए उतरिए, आप टाइम नोट कर लीजिए, मुझे बता दीजिएगा घर के किस कोने में कहाँ कुछ पड़ा, मैं जाकर ढूंढ के ले आता हूँ, आप ढूंढ के ले, आप देखो कौन पहले जाता कौन करता हो विद एफिशिएंटली। मैं कहा ये आपकी एक बात का जवाब। नंबर 2, मैं कहा आप कह रहे हैं रिच लोग पढ़ते हैं, स्टैंडर्ड का स्कूल है, मैं कहा स्कूल में भी एक स्टैंडर्ड होता है, ये विद्या का मंदिर है। हम्म, और रिच की बात तो मैं कहा मैडम आज मैं भी थोड़ा शायद रिच की कैटेगरी से नीचे आ गया हूँ, वरना शायद कभी क्या, मैं कहा वरना शायद आपके स्कूल के अच्छी तनख्वाह लेने वाले बंदे ने इतने तनख्वाह वाले बंदे हमने नौकर रखे हुए थे। मैंने नंबर 3 मैडम, कहते मैं आपको ना हमारी एक और ब्रांच है वहाँ छोटी, वहाँ एडजस्ट कर देती हूँ, वहाँ चले जाओ। मैं कहा सॉरी, आपकी बड़ी कृपा की, आपको एक सजेशन देना चाहता हूँ मैं, और वो अमृतसर की बड़ी जबरदस्त प्रिंसिपल रही अपने टाइम की, लोग थर थर कांपते थे उनसे, मैं नाम नहीं लूंगा उनका क्योंकि नहीं शोभा देता, हम्म, फिर भी शायद ये पॉडकास्ट देखें तो उनको पता तो चल जाएगा। मैं हम्म, उनको भी प्रणाम करता हूँ, उन्होंने भी मेरी जीवन में बहुत मुझे मदद की। वो कई बार इंसान जैसे होता है ना, थोड़ा बैटरी लो होती है तो बंदा आ जाता है, ईश्वर भेजता है कि चल भैया इसको रिचार्ज कर, दोबारा चल शाबाश, तो वो देवी जी वो थी। मैंने कहा जी कि आप ऐसे कीजिए, एक मेरा सजेशन है कि आपके 10+2 में एक चैप्टर है इंग्लिश में, मिस बीन्स स्कूल ऑफ सिम्फथी। ओके, कहती है, मैं को पढ़ाते हैं, कहती हाँ जी, मैं को उसको उड़ाकर बाहर फेंक मारी है। मैं कहा उस चैप्टर में ये पढ़ाया जाता है, एक मिस बीम लेडी थी, उसने एक स्कूल खोला कि इंसानियत सिखाई जाए बच्चों को, हर बच्चे को एक दिन एक्ट करना पड़ता था, किसी को डेफ डम बनना पड़ता था, किसी को ऑर्थो हैंडीकैप बनना पड़ता था, किसी की आंखों पर पट्टी बांधी जाती ताकि उनके बीच में ये एहसास हो हम्म, कि समाज में ऐसे लोग हैं तो उनके भी फीलिंग्स हैं, हमें उनके साथ कैसे एक्ट और रिएक्ट करना है। जी, तो मैया आप अगर इन चीजों को पढ़ा रही हैं, आपके अंदर वो प्रैक्टिकल इम्प्लीमेंटेशन ही नहीं है, हम्म, तो फालतू के चैप्टर को निकाल कर बाहर फेंकिए। हम्म, नंबर 2, ऐसे जिस स्कूल का मुखिया ऐसा होगा, उसके टीचर और बाकी बच्चों में कितनी की ह्यूमैनिटी की फीलिंग होगी, मैं ऐसे स्कूल में काम नहीं करना चाहता। हम्म, धन्यवाद। मेरे मदर रोने लगे, मैं कहा मम्मा आप रोइए मत, प्लीज उठिए, मैं तो नहीं कहूंगा स्कूल बहुत बड़ा है कि हम्म, मैं इनके काबिल ही, शायद ये मेरे काबिल नहीं है। बिल्कुल, या जी, मैडम ईश्वर ने चाहा तो जिंदगी के किसी मोड़ पर हम जरूर मिलेंगे। हम्म, तो वो मोड़ आया। हम्म, ज्यादा लंबी बात ना कह के, एक छोटे से स्कूल में मैं लगा, हम्म, और उसी स्कूल में कंपटीशन था। हम्म, स्कूल शहर के 15-20 टीम्स गई, और भगवान की कृपा से उस स्कूल में ही जाकर उसी स्कूल के बढ़िया टीचर्स, बढ़िया स्टाफ और बढ़िया लोगों के बीच में से फर्स्ट प्राइज ग्रुप सॉन्ग में और भजन में सेकंड प्राइज उठाकर मैं लाया। वाह, और मैनेजमेंट दिल्ली से आए, वो लोगों ने मुझे, मैनेजमेंट के जो बंदे थे वो आए, उन्होंने मुझे कहा, उस वक्त भी मुझे याद है, ब्लू पैंट कोट मैंने डाला हुआ था, स्काई ब्लू शर्ट थी और रेड टाई थी। उन्होंने कहा यार यू आर वेरी हैंडसम। उन्होंने मुझे बूस्ट अप किया बड़ा, किया तो बीइंग ए ब्लाइंड तुम्हारे हाथ हारमोनियम पर चले थे, मैं देखता हूँ कैसे काम कराते हैं, ब्यूटीफुल, मुझे उन्होंने स्पेशल ऑनर किया। जी, और ऑनर कर रहे हैं तो साथ में वो प्रिंसिपल खड़ी है बेचारी, क्योंकि उसका स्कूल था। जी, वो कहते मैडम, मेरे मुंह से नाम निकलने लगा था। कोई बात नहीं, मैं एडिट में कहते डाल मैम दूंगा, आइए साथ, देखो ये क्या बात है। जी, मैंने उनको कहा मैडम प्लीज ट्राई टू रिकॉग्नाइज मी, हम्म, है ना, मैं एम दैट गाय यू हैड इग्नोर्ड मी। राइट, मैं वो हैंडीकैप शायद छोटे घर का बंदा हूँ, गरीब बंदा हूँ, और वो गरीब बच्चे लेकर आया जो आपके शाहूकार बच्चों और आपके बहुत वेल ट्रेन्ड टीचर्स की धज्जियां उड़ा दी मैंने। हम्म, वो बंदा कहता क्या बात है, क्या बात कर रहे हो बच्चे, मैं कहा आप इन्हीं से पूछिए, बताएंगे, इनके स्कूल में इंटरव्यू देने हैं। मैं स्टेज पर कहा तो मुझे इसलिए निकाल दिया गया क्योंकि मैं ब्लाइंड हूँ। मैं कहा मैडम मैं बाय बर्थ ब्लाइंड नहीं हूँ, मेरी लाइफ में दुर्घटना हुई तो या क्या पता किसके साथ कब किस घड़ी क्या हो जाए। सही बात, तो उस बंदे ने मुझे वहां कहा आप प्रोग्राम के बाद मुझे मिलकर जाना। हम्म, मैं इस होटल में ठहरा हूँ, हम्म, मैं मिलने के लिए गया रात को, तो उन्होंने मुझे ऑफर किया तो मेरे साथ दिल्ली चलो, हम्म, जिस ब्रांच में कहोगे हाथ रखो, मैं तुम्हारे लिए पोस्ट क्रिएट करके स्कूल में तुम्हें रखूंगा। वाह, मैंने कहा थैंक यू वेरी मच सर, आपने इतनी कृपा की। तो मैं कहा मैं शहर नहीं छोड़ सकता, मेरे लिए वो है, बाकी ठीक है, मैं भी
पोस्ट ग्रेजुएशन कर रहा हूँ, मैं कंप्लीट करके फिर आपसे कांटेक्ट करूंगा। जी। इन बिटवीन पोस्ट ग्रेजुएशन किया, यूजीसी क्लियर किया, तो एक दो स्कूल्स में लगा, उसके बाद जाकर काम चलते थे। फिर मैं 2001 से हुँ, गुरु नानक देव विश्वविद्यालय में पढ़ा रहा हूँ। ईश्वर की अपार हुँ, कृपा से जी, मतलब मुझे ये ऐसे हुआ। मतलब कहने का मतलब ये है कि ब्लाइंड को बंदा, दुनिया ब्लाइंड ही समझना चाहती है। वो समझती कि ये ब्लाइंड है, इसे कुछ दिखता नहीं है, दिमाग से बिना कुछ देखे। ये मुझे आज बिटर इस इंटरव्यू में कहना पड़ रहा है, क्योंकि समाज के रवैये से थोड़ा सा मुझे लगता है। और ये भी साथ में कहूंगा कि मैं वो खुशकिस्मत इंसान हूँ कि जितना प्यार मुझे मिलता है वो शायद जी, इन आंखों वालों को नहीं मिलता। और हुँ, शायद ये दूसरे लोगों का वो एक जेलस फैक्टर वो ब्लाइंड ब्लाइंड कोट करते हैं, क्योंकि वो मोहब्बत वो प्रेम नहीं मिलता। जी, तो वो ये सोचते हैं कि शायद ये ब्लाइंड है, लोग ह्यूमैनिटी मतलब इनसे वो सिंपैथी करते हैं। तो हुँ, सिंपैथी जाए भाड़ में मेरे जूते पे। सिंपैथी के बल पे हमें कुछ नहीं चाहिए, प्रेम के बल पे, विनम्रता के बल पे जी, झुका हूँ, जी, है ना? कहते हैं कि वो पंखों की जरूरत, ऊंची उड़ान के लिए पंखों की जरूरत तो पक्षियों को होती है। इंसान तो जितना झुकता है वो उतना ही ऊंचा उठता है। वाह! क्या तो बात हमें विनम्र होना बड़ा जरूरी है। है। जितना आप प्रेम करेंगे, आप टीचर हो, आपको बच्चों से प्रेम करना होगा। कुछ भी पढ़ाने से पहले आपको उनके भीतर उतरना पड़ेगा। आप प्रेम करेंगे तो वो भी प्रेम करेंगे। आप ईमानदारी से उनको कुछ जो करने हैं उनको दीजिए, तो बच्चे क्यों ना आपको माने, मानते हैं, प्रेम करते हैं, जान देते हैं, जान कुर्बान करते हैं। मैं इतना खुशकिस्मत इंसान हूँ। जी, और ये मेरी कमाई है सबसे बड़ी, जी, बिल्कुल। कि मेरे बच्चे मुझ पर जान लुटाने को तैयार रहते हैं। जी, सभी आपने इतनी इंस्पायरिंग बातें करी, हम सभी यहाँ पे सभी बहुत नहीं, नहीं, इमोशनल हुए हुए हैं, ऐसी बात नहीं। तो अपने सब इमोशंस पर काबू रखना चाहिए। जी, इमोशंस होना बड़ा ज़रूरी है, जी, लेकिन इमोशंस के बहाव में बह जाना और निरर्थक बातों को लेकर के ज़िंदगी में पकड़ के बैठे रह जाना, जी, वो ठीक बात नहीं है। जी, इमोशंस का प्रयोग, यूज़ पॉज़िटिविटी के लिए करना चाहिए, जी, बिल्कुल है ना? सर। अपना इमोशंस हैं, आपको मैंने कहा इमोशंस हैं, तो ईश्वर हमें कहता है सबसे प्रेम करो, जी, सब में ईश्वर को देखो, जी, है ना? आप में इमोशन है, दूसरों के इमोशन की केयर करो, जी, है ना? जी, लेकिन इमोशंस में सिर्फ आंसू बहा लेना सब कुछ नहीं है। जी, चीज़ों का हल निकालना चाहिए, चीज़ों के रास्ते निकालने चाहिए। जी, सम टाइम हम फ़ील करते हैं कि ज़िंदगी के सारे डोर्स हमारे लिए क्लोज़ हो गए हैं। देखिए क्या होता है, मैं कहता हूँ कि मेबी उन क्लोज़्ड डोर में से वो लोग जो बंद हैं वो लॉक्ड तो नहीं ना है। मेबी दे आर वेटिंग फॉर योर जेंटल पुश। हुँ, बिल्कुल, आप थोड़ा आगे बढ़िए, जी, उसको थोड़ा-सा जेंटली पुश करके तो देखिए, वो गेट खुल सकता है। जी, बट उसके लिए जज़्बा चाहिए, हिम्मत चाहिए, और वो उसके लिए मॉरल सपोर्ट का होना बड़ा ज़रूरी है, माता-पिता का। अच्छे दोस्त हैं आपके साथ, आप खुशकिस्मत हैं। अच्छे पड़ोसी हैं आपके साथ, अच्छे गुरु हैं, अच्छे टीचर्स हैं। जी, और मेरे साथ अगर इतनी बड़ी ट्रेजेडी हुई, इतना बड़ा नुकसान हुआ, लेकिन मुझे उससे भी ज़्यादा जो है प्यार मिला, जी, मुझे सपोर्ट मिली इन लोगों की, जिन्होंने मुझे इस शरीर को, इस मतलब जो एक स्टेटस की आप बात करते हो, जहाँ आज बैठा हूँ, जी, लोग इज़्ज़त करते हैं, पाँव छूते हैं, मेरी औकात नहीं है, ये सब ईश्वर करेक्ट, ने दिया है। वो सब इन लोगों की सपोर्ट से है, जी, जिन्होंने पल-पल मुझे बूस्ट अप किया है, पल-पल जब मैं डाली होता है ना, आप घर में प्लांट लगाते हैं, हुँ, जब डाली थोड़ा-सा झुकती है, हुँ, लटकती है, तो क्या करते हैं, कई लोग तो परवाह नहीं करते, जो नहीं परवाह करते वो नीचे गिर जाती है और वो टूट जाती है, जी, सूखी हो जाती है, वो शाख टूट जी, जाती है। जी, और लेकिन जो उसके ऊपर निगहबानी करने वाले हैं, उसको देखने वाले हैं, घर वाले या वो माली जो है, जी, वो झुकते जब देखता थोड़ा-सा झुकने लगा, साथ ही उसको सपोर्ट देता है, साथ ही थ्रेड सपोर्ट लगा देता है। देता है, किसी चीज़ की वो वुडन स्टिक लगाकर उसको सपोर्ट देता है। जी। तो मैं वो लकी इंसान हूँ कि ईश्वर ने ये लोग मुझे सपोर्ट के रूप में दिए। जब भी मैं थोड़ा-सा गिरने लगता हूँ, साथ में जी। कहते, "अरे भाई स्टैंड अप, नो।" जी। हाँ, ऐसा चलता है, लाइफ में चलता जा रहा है। आपकी जर्नी बहुत ही इंस्पायरिंग है जी, एंड जैसे मैंने कहा यहाँ पे सभी अभी इमोशनल एंड वी आर लविंग दिस पॉडकास्ट मतलब थैंक यू। एज अ होस्ट भी ना मैं बीच में भूलता जा रहा हूँ कि मैं होस्ट हूँ क्योंकि बस आप अपनी कहानियाँ बताएं और हमें इंस्पायर करें और हम इमोशनल भी हो रहे हैं साथ ही साथ
मैंने ये आप जब हम रिसर्च कर रहे थे तो हमें पता लगा कि आपने बहुत सारे रिसर्च वर्क भी किया है, आपने बहुत सारी किताबें भी लिखी हैं, एकेडमिकली भी आपने बहुत सारी चीज़ें करी, आपने इतनी सारी डिग्रीज करी, तो उसके बारे में बताओ। रिसर्च, हाँ, बड़ा अच्छा आपने ये प्रश्न लिया कि रिसर्च का ऐसे है कि दो एस्पेक्ट में है, एक तो खुद रिसर्च करना और दूसरा रिसर्च करवाना, रिसर्च सुपरवाइज करना, गाइड करना। लगभग दोनों में ही आपका उतना एफर्ट्स लगते हैं। जी जी। वो है कि ऊपर के प्रॉपरली डिग्री आपके नाम पर है, दूसरा के आप एक गाइड के रूप में चलते हैं, लेकिन एफर्ट्स पूरे उसमें ही लगते हैं जैसे साथ में। तो सबसे पहले तो ये है कि मेरा जो अपना रिसर्च वर्क था जी, पीएचडी का टॉपिक था, जो मैंने आपको बताया दिल्ली विश्वविद्यालय से किया, वो अपने आप में एक वर्जिन टॉपिक था एट दैट वेरी टाइम। 2009 में मैंने वो पीएचडी सबमिशन किया था। उसका विषय था, वो भी इसके पीछे फिर वही आ जाएगा बात फिर कि परम आदरणीय मेरे गुरुजी अनुपम महाजन मैम जी, उनके आशीर्वाद से, उनके सानिध्य में, उनके दिशा निर्देशन में जो ये काम किया है, वो उस वक्त एक बड़ा जबरदस्त विषय था और वह उनके जहन का टॉपिक था। गुरुजी के जहन में था, मैं कुछ और करना चाह रहा था, लेकिन मैं भी वो थोड़ा सा हिचकिचा रही थी कि भी मैं किस तरीके से इसको बोलूं कि एक ऐसा टॉपिक है जो तुम काम करो, एक यूनिक टॉपिक होगा। तो मेरी मासी जी डॉक्टर शशि किरण जी, जिनके कारण मुझे पीएचडी में सीट मिला, उनके आशीर्वाद से, उनकी सपोर्ट से, उन्होंने उनसे बात की। तो फिर ये विषय फाइनल हुआ, दृष्टिहीन व्यक्तियों के सांगीतिक अध्ययन, अध्यापन एवं मंच प्रदर्शन में आने वाली चुनौतियों का मनोवैज्ञानिक विश्लेषण, साइकोलॉजिकल एनालिसिस। विजुअल इंपेयर्ड लोग जो उनको म्यूजिक सीखते हुए, म्यूजिक सिखाते हुए और म्यूजिक परफॉर्म करते हुए एज ए परफॉर्मर, उनको किन चुनौतियों का सामना करना पड़ता है, उनका सबका साइकोलॉजिकल एनालिसिस और उनके सॉल्यूशंस। तो ये टॉपिक मुझे जब बताया गया तो मुझे अच्छा लगा कि क्योंकि वो चीजें जो अपने ऊपर बीत रही थी, जिन चीजों, वो चुनौतियों के साथ मैं जीवन गुजार रहा था, मुझसे बेहतर कोई उसे शायद नहीं समझ सकता था, या समझ लीजिए कोई विजुअल इंपेयर्ड से बेहतर उसे कोई नहीं समझ सकता। तो इस विषय को हमने अपने शोध का, रिसर्च का टॉपिक बना करके इसके ऊपर कार्य किया और गुरु जी के आशीर्वाद से, और बहुत आशीर्वाद मिला, वाइवा में बहुत आशीर्वाद मिला, बड़ा प्रेम मिला, बड़ा स्नेह मिला। और उसके बाद जाकर इस विजन टॉपिक को जब सोसाइटी में इंट्रोड्यूस किया गया, तो इसको लेकर के, इसकी कई ऑफशूट्स को लेकर कई लोगों ने और काम किए। मुझे ये बड़ा अच्छा लगा कि सोसाइटी के लिए एक वो गुरु जी ने एक ऐसा आयाम स्थापित कर दिया, एक नया टॉपिक, एक नई, जो कहते हैं एक धारा, एक अलग सी धारा बहा दी कि इस दिशा में भी काम हो सकते हैं। और इसके बाद अगर बात करें तो रिसर्च तो चलती ही जा रही है किसी भी रूप में। मैंने कई रिसर्च पेपर्स लिखे, जर्नल्स में, बुक्स, चैप्टर्स मैंने कई लिखे रिसर्च करके, कई प्रोसीडिंग्स में मेरे जो है सेमिनार्स की प्रोसीडिंग्स में मेरे रिसर्च पेपर्स जो पब्लिश हुए हैं, लगभग वो सब मिलाकर, कुछ आर्टिकल्स मिलाकर लगभग मोर देन 50 मैं पब्लिश कर चुका हूँ। और 2 किताबें जो हैं वो मेरी मार्केट में आ चुकी हैं, और 3 किताबों का काम चल रहा है। 2 किताबें तो हैं, मनोविज्ञान विकलांगता एवं संगीत, म्यूजिक की। दूसरी हमारी जो जैसे हम ब्राह्मण हूँ मैं, तो भजन गाने का शौक है, डिवोशन म्यूजिक मेरी जो एक चॉइस है, इंटरनल चॉइस मेरी है। और हमारी परंपरा है, वल्लभ संप्रदाय है, हवेली संगीत परंपरा कहते हैं उसे, जो ठाकुर जी के मंदिरों में भजन कीर्तन की जो परंपरा है पुरानी, उसके ऊपर मैंने रिसर्च करके एक रिसर्च प्रोजेक्ट किया था। अच्छा, एक वो था, और पटियाला यूनिवर्सिटी ने उसे पब्लिश किया, वो है हवेली संगीत परंपरा। और एक गुरमत संगीत की जो व्यवहारिक बंदिशें हैं, मैं व्यवहारिक कार्य कर रहा हूँ, जिसमें श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी में जो गुरु साहिबान जी और भक्तों की बाणी जिन रागों में लिखी हुई है, उसके ऊपर मैंने मतलब एक पुस्तक की है, वो अंडर प्रोसेस है, पाइपलाइन है, वो है। और एक इंडियन क्लासिकल म्यूजिक में जो क्लासिकल म्यूजिक की जो बंदिशें होती हैं, उसके ऊपर मैंने 125 बंदिश का एक काम कर रहा हूँ, वो भी मेरी बुक अंडर प्रोसेस है। ये तो है ऐसे। और इसके अलावा दूसरा मैंने जो है, लगभग मेरी सुपरविजन में जो मैंने बच्चों को गाइड किया एमफिल रिसर्च में, एमफिल के रिसर्च वर्क में लगभग जो है वो मेरी सुपरविजन में 45 स्टूडेंट्स को मैंने एमफिल के टॉपिक्स पे ऊपर रिसर्च करवाया म्यूजिक के।
इंटरडिसिप्लिनरी टॉपिक्स लेकर, म्यूजिक के टॉपिक्स लेकर, उसके डिफरेंट एस्पेक्ट्स को लेकर के। आप कुछ टॉपिक्स बता सकते हैं हाँ। डिसिप्लिन? वो इंटरडिसिप्लिनरी होता है, जैसे कि आप मतलब संगीत के अलावा संगीत को धर्म के साथ जोड़कर कर रहे हैं काम, संगीत के साथ साहित्य का संबंध ले रहे हैं, संगीत के साथ सोशियोलॉजी को लेकर चल रहे हैं, संगीत के साथ आप थेरेपी को लेकर चल रहे हैं। ये सब चीजें कि अपने सब्जेक्ट को दूसरे सब्जेक्टों के साथ इंटर रिलेट करके जो काम कर रहे हैं, संगीत का आप डिविनिटी के साथ काम कर रहे हैं, और डिफरेंट जो रिलीजन्स हैं इंडिया। अभी रिसेंटली मैंने और 7 PhD मैं करवा चुका हूँ। 2 PhD के वाइवास तो मेरे पिछले 10 दिनों में हुए हैं। हाँ, 2 बच्चों को डिग्री अवार्ड हुई है, और वो डिफरेंट रिलीजन्स को लेकर के मैंने जैसे पहले कहा कि रिलीजन, धर्म में मेरी आस्था है जी, क्योंकि मेरा मानना है जो व्यक्ति धर्म से दूर है ना, वो अधर्मी है, उसमें कोई इंसानियत या मानवता या कुछ ऐसा आ नहीं सकता। और धर्म ही हमें कर्म प्रदान होने का जो है वो पाठ पढ़ाता है। ये जैसे 45 MPhil करवा दिए हैं और 7 PhD करवाते हैं और रिसर्च पेपर करा दिए, और लगभग 40 से 50 लगभग इतने ही होंगे जो डिफरेंट यूनिवर्सिटीज या कॉलेजेस में मैंने एज ए जैसे कहते हैं रिसोर्स पर्सन लेक्चर्स डिलीवर किए हैं म्यूजिक के डिफरेंट टॉपिक्स को लेकर के डिफरेंट यूनिवर्सिटीज पर। जो पीछे कोरोना काल रहा है तो रिसर्च मेथडोलॉजी को लेकर के, एम्बीडेक्स्ट्रियल स्टडी ऑफ म्यूजिक को लेकर के, म्यूजिक विद साइकोलॉजी को लेकर, म्यूजिक विद मैथमेटिक्स को लेकर के टॉपिक के ऊपर मेरा रिसर्च रहा और लेक्चर्स हुए। म्यूजिक एंड रिलीजन, म्यूजिक एंड लिटरेचर, म्यूजिक एंड मैथमेटिक्स, म्यूजिक एंड साइकोलॉजी जैसे बता दिया आपको, है ना। ये सब चीज़ें लेकर के मतलब, और रिसर्च डिफरेंट एरियाज ऑफ रिसर्च इन म्यूजिक, ये सब चीज़ों को लेकर के मेरे काफ़ी लेक्चर्स जो मेरे मतलब हो चुके हैं ईश्वर की आभार के पास से। जी सर, कई बार ना सर एज अ पर्सन आपने इतना कुछ अचीव किया है, कई बार ऐसे फील होता है दैट ऐसी चीज़ें कई बार नॉर्मल इंसान भी नहीं कर पाता, एंड आपने कभी अपने आप को और समाज को ये फील ही नहीं होने दिया कि आप डिफरेंटली एबल्ड हो। मेरे लिए आप हमेशा एक स्पेशली एबल्ड सुपर ह्यूमन रहोगे who has done so much despite इतने सारे challenges. So thank you so much sir for आप इतना इंस्पायर कर रहे हो। I know अभी तो हम पॉडकास्ट के मिड तक भी नहीं पहुंचे, but I just wanted to compliment you on that. Thank you। वो कहते हैं ना कि जब आप when you are in light, everything will follow you. And I'm so blessed कि सर मैं आपसे मिला। Thank you। मेरे लिए भी खुशकिस्मती है ये, आप जैसे अच्छे बच्चों से मुलाकात होना, ये ईश्वर की कृपा है। अगले पिछले जन्मों के कोई रिश्ते हैं, कोई संस्कार हैं। वो बात कह रहा था कि when you are in light, everything will follow you. Yes. And when you enter in the darkness, even your own shadow will leave you. This is the life. This is the life. Yeah. तो गुरु महाराज जी ने कहा चढ़ती कला चलेगा, तो बड़ा मुश्किल है ये जी, लेकिन फिर भी हिम्मत कर इंसान तो जो चाहे कर सकता है ना। खाली हुए खजाने में चाहे तो फिर कर सकता है। हिम्मत, बात फिर खत्म होती है वहां पर ही जहाँ से शुरू हुई थी कि हिम्मत करनी पड़ेगी। वो दरवाजा खोलना पड़ेगा, आपको अपना एम सेट करना पड़ेगा। आप ये सोचे कि मैं हैंडीकैप हूँ, मैं विकलांग हूँ, तो फिर ठीक है। विकलांगता, अरुणिमा जी ने बड़ा खूबसूरत कहा था कि विकलांगता जो है वो शारीरिक रूप में है तो वो तो ठीक है, उसका हल है, लेकिन विकलांगता मानसिक रूप से नहीं होनी चाहिए। आप मेंटली डिसेबल नहीं होने चाहिए, मेंटली हैंडीकैप नहीं होने चाहिए। कुछ लोगों के जैसे बिलीव्स ऐसे होते हैं कि खुद भी कुछ नहीं कर पाते और दूसरों को भी कुछ करने से रोकते हैं, वैसी मेंटल डिसेबिलिटी नहीं होनी चाहिए। नहीं, मेंटल डिसेबिलिटी, वो कुछ लोग देखो ना, वो तकदीर, वो ये नहीं, मेरी किस्मत में नहीं ये था, मेरे वो में नहीं था, मेरे ये नहीं था, वो पिछली चीज़ों को, अब मेरा एक्सीडेंट हो गया, मैं उसी को लेकर बैठा रहता जी, और मेरे माता पिता सपोर्ट ना करते, मेरे दोस्त भाई बहन ना सपोर्ट करते, तो मैं क्या करता। तो उसमें एक बात मुझे फिर याद आ गई कि कहते डू यू नो कि व्हाई ए कार्स फ्रंट मिरर इज लार्ज एंड रिव्यू मिरर इज स्मॉल, बिकॉज कहते हैं कि योर पास्ट इज नॉट एज इम्पोर्टेंट एज योर फ्यूचर, सो लुक अहेड एंड मूव ऑन। पिछली बातों को छोड़कर आगे बढ़ते रहना ही वही जिंदगी है। बढ़ना तुम्हारा काम है, ना हो साथ कोई, अकेले बढ़ा चल, सफलता तुम्हारे कदम चूम लेगी।
तो ये छोटी छोटी पंक्तियां वो है, जैसे आप बीमार होते तो कहते हैं मुझे वो नींद नहीं आई, डॉक्टर ने एनजिड दे दी, है ना जी, मुझे खांसी आई, मुझे वो कफदिल दे दिया, मुझे हुआ तो ये कॉम्बिफ्लेम दे दिया। तो ये वो कॉम्बिफ्लेम या ये दवाइयाँ हैं, ये वो जो चीज़ें मैं बोल रहा हूँ ना आपको, ये जो बातें, ये छोटे छोटे प्रभाव, ये छोटी छोटी मोटिवेशनल ये कोर्स है, ये मेरे माता पिता और घर वालों या मेरे दोस्तों की तरफ से, मेरी वाइफ की तरफ से मुझे ये सुनाई जाती रही और मुझे मतलब ये पिलर्स के तरीके से काम करती रही। जी। एंड आपकी स्टोरी सुन के ऐसे लगता है कि भगवान ने आपको चूज करा टू इंस्पायर नॉट जस्ट आपकी फैमिली बट कितने सारे, और आई एम श्योर जो भी लोग ये पॉडकास्ट देखने वाले हैं जी, मतलब वो बस सुनते ही रहेंगे, जब भी उनको कभी लो फील होगा उनको पता है कि यही पॉडकास्ट सुनना है। सर धन्यवाद ईश्वर। फिर मुझे बात याद आ गई, मुझे बटाली साहब वाली बात याद आ गई, जब वो कपिल के पास गए थे, मैंने कल याद आ गई, तो मुझे भी बात याद आ गई। वो कहते कि व्हाट इज लाइफ, कहते लाइफ इज फ्रॉम बी टू बी, बी मीन्स बर्थ, बी मीन्स डेथ। फिर वो कहते देन व्हाट्स बिटवीन बी टू डी, तो क्या है बिटवीन ए बी सी डी, सी, सी मीन्स चॉइस, आपने कहा ना चॉइस, सो लाइफ इज अ मैटर ऑफ चॉइसेस है ना। सो आपको बड़ी वाइजली चूज करना पड़ेगा लाइफ के लिए, आपको क्या रास्ता है, किधर जाना है, क्या करना है, और फिर बार बार ये आपके सपोर्टिंग जो लोग हैं उनके बिना या ईश्वर की कृपा के बिना ये संभव ही नहीं है। आपको सिर्फ एक सोच बनानी है कि मैंने कुछ करना है जी, तो फिर ईश्वर तो कहता भैया तुम एक कदम चलो, ठाकुर जी कहते हैं ना, एक तुम एक कदम चलो मैं 100 कदम चल कर आ जाऊंगा। और मैंने इसे आजमाया है, मैंने जिंदगी में इसे खूब करीब से आजमाया है जी। ये नहीं कि मैं नहीं टूटता, मैं भी इंसान हूँ, मैं भी टूटता हूँ, मैं भी बिखरता हूँ, लेकिन फिर ये बातें कि भैया तुमने वहाँ जाकर लेक्चर दिया था, ये था, या तुम वहाँ स्कूल गए थे, तुमने वो रेडियो में ये बोला था, तुमने वो बोला था, अगर किसी को पता चल जाएगा कि ये भैया ये बातें सिर्फ लोगों को सुनाने के लिए, फिर अपने आप को समेटना पड़ता है, अपने लिए ना सही जमाने के लिए जीना पड़ता है। जैसे आपने बहुत सारे जो वेल नोन सिंगर्स हैं जी, स्टूडेंट रह चुके हैं जी, उनके बारे में बताओ। वो मैं खुशकिस्मत हूँ कि इतने अच्छे लोगों का नाम मेरे नाम के साथ भगवान ने जोड़ दिया, वरना कलाकार तो जो है ना ये पैदाइशी होते हैं, लेकिन फिर भी समाज में रहते हैं, हमारा प्रोफेशन ऐसा है जो ईश्वर ने मुझे दिया, इस शरीर से जो उसने काम लेना है वो ईश्वर लेता है। तो बड़े बड़े अच्छे लोगों को मेरे साथ जोड़ा, उनके नाम के साथ मेरा नाम बनाया, कई अलग अलग फील्ड्स में, जैसे मल्टी फील्ड्स हैं, मल्टी फेसेटेड हैं। जैसे सिंगर्स की बात करें तो बड़े अच्छे अच्छे सिंगर्स को साथ जोड़ा, बैनर दोसांझ है, और हमारा बाबा रंजीत बाबा भाई हैं, गुरशबद है ना जी, और बड़े अच्छे अच्छे कलाकार हैं। तो म्यूजिक डायरेक्शन के फील्ड में बात करें तो राहुल बद्वारा बड़ा अच्छा म्यूजिक का काम कर रहा है जी, दीपक है दिल्ली में बड़ा अच्छा काम कर रहे हैं, मनीष है वो काम कर रहे हैं, तनवीर है, और अपना शालू है। और कीर्तन के फील्ड में मैं बात करूं तो हाँ, एक संयम भी बड़ा अच्छा काम कर रहे हैं। और कीर्तन के फील्ड में बात करें तो कई मतलब गुरुद्वारों में जो कीर्तन कर रहे हैं रागी मेरे साथ जुड़े हैं, मेरे से सीख रहे हैं, गुरुदेव हैं, दूसरे गुरुदेव ऑस्ट्रेलिया वाले हैं, मनप्रीत हैं, नवजिंदर सिंह हैं, मनप्रीत कौर हैं, बहुत से नाम ऐसे हैं, जसजीत कौर है ना जी, ऐसे कई नाम हैं। और स्कूल्स की बात करें तो मैं डिसाइपल उसको मानता हूँ, यानी कि भी जो मुझसे स्कूल यूनिवर्सिटी में पढ़ लिया तो मेरा शागिर्द हो गया, वो कई बच्चे जो मुझसे परंपरागत जुड़े हैं, जिनने एक परंपरा के बीज को भी बोया, उनको कल्चर के साथ भी जोड़ा, हमारी परंपरा क्या है, कैसे चलता है वो। तो बड़े स्कूल्स में, कॉलेजेस में और यूनिवर्सिटीज़ में जो विद्यार्थी हैं मेरे साथ जुड़कर मुझसे जो भगवान ने उनको दिलवाना था वो विद्या दे करके उनको लगाया है, और मैं खुशकिस्मत हूँ। मैं अक्सर ये कहता हूँ कि मुझे ये गम नहीं चलो कि ईश्वर ने अगर यहाँ एक रोशनी ली तो इतनी काबिलियत, इतनी एबिलिटी ज़रूर दी कि कई घरों में चिराग जला दिए इस शरीर के माध्यम से, कई घरों के चूल्हे जला दिए इस शरीर के माध्यम से, इस शरीर के माध्यम से। करने वाला वही है जी, बस वो एक निमित्त कारण बनता है। तो ऐसा ईश्वर ने किया। आप बहुत हम्बल हो एंड इतना कुछ सीखने को मिलता है आपसे जब भी मिलो।
जब भी आप आपके साथ क्लासेस लगाओ यहाँ पे अभी पॉडकास्ट में मेरे को इतनी खुशी हो रही है काफी। जी जी तो जैसे आप एज म्यूजिक डायरेक्टर की हाँ। बात करें तो आपने एज म्यूजिक डायरेक्टर भी काम किया है। जी 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 तो हाँ, म्यूजिक डायरेक्टर और कंपोजर जी। दोनों जो फील्ड्स हैं हाँ, उसमें मेरी बात भी वहाँ ईश्वर से शुरू होकर वहाँ ही खत्म होती और होगी, है ना, कि ये उसकी सोच है। जी जब मैं ब्लाइंड हुआ जी तो उसके बाद जब मैंने कहा कि धीरे धीरे संगीत की तरफ मेरा रुझान होने लगा तो क्या होना, तो फिर बीटें गानी शुरू की, ढोलक बजानी शुरू की, तबला शुरू किया, फिर हारमोनियम शुरू किया, कीबोर्ड किया, बेंजो बजाया, बोंगो बजाया, है ना। धीरे धीरे करता हमारे पास एक बड़ा अच्छा एक स्टूडियो, उस वक्त बड़ा एक्सपेंसिव स्टूडियो था, शार्प का, उसमें रिकॉर्डिंग बड़ी जबरदस्त होती थी। तो मुझे मैंने आपके पास अभी भी पड़ा हुआ। हाँ वो मैंने संभाल के रखा हुआ उसको। जी 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 आप मेरे को बताया। तो ऐसे बिल्कुल नया लगता है मुझे। बिल्कुल हाँ, मैं एक्चुअली बहुत केयरिंग हूँ चीज़ों को लेकर के, बहुत संभाल करने में, संभालने में, जिन जिन चीज़ों ने मेरे साथ जिंदगी में बड़ा निभाया है तो मैं उनको बड़ा संभाल के रखता हूँ, बड़े प्रेम से रखता हूँ। तो मैं उसमें अक्सर क्या करना, कभी भेंटे रिकॉर्ड करनी, आप गानी, ढोलक बजाना, किसी को मेरे फ्रेंड ने गाना उसको रिकॉर्ड करना और सुनना, फिर देखना। मतलब ईश्वर वो एक तरह से मैं कहता हूँ कि ये तो क्रेडिट सारा मुझे मिलता जा रहा है, मतलब मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है, मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है, करते हो तुम कन्हैया मेरा नाम हो रहा है। ये किया सब कुछ उसने है, मेरे भीतर बैठा हुआ है, तुम्हारे भीतर बैठा है, सब वही कर रहा है, लेकिन वो नाम हमारा कर देता है। तो वहां से मुझे एक सेंस डेवलप किया, यार ये आवाज ठीक नहीं है, ये ढोलक ज्यादा आ गई, ये हो गया, ऐसे करो, दोबारा रिकॉर्ड करते हैं। तुम गाने वाले को कहना तुम आगे बैठो मैं पीछे बैठता हूँ, या मैं गाऊंगा मैं आगे बैठूंगा, ढोलक या तबले को तुम थोड़ा दूर चले जाओ। वो चीजें फिर क्या देखना, तबला या ढोलक में जाते दो साइड है, लेफ्ट और राइट, मैं उल्टा हूँ, डगा जो बड़ी साइड है उसको बजाते तो उसका एकदम इतना प्रेशर होता है कि रिकॉर्डिंग में वो एकदम फंबल हो जाता है सारा कुछ। फिर देखना यार वॉइस डिस्टर्ब हो गई, तो क्या करना, उसको करना डगे वाली साइड को थोड़ा दूर रखो या थोड़ा लो करो। मैं ये सेंस डेवलप हुई जिसने आगे स्टूडियो में जाकर मुझे बड़ा सपोर्ट किया। और जब भी मैं स्टूडियो में काम करने गया हूँ तो जो जिनसे काम करवाया वो लोग ये पूछते कि आपने स्टूडियो वर्क सीखा है? भैया मैंने तो कुछ भी नहीं सीखा, बस उसने जो दिया वो सेंस दी है। तो म्यूजिक की आपने बात की, एज ए कंपोजर अगर मैं बात करूं तो सबसे ज्यादा मैंने लाइफ में कंपोज किया गुरु महाराज की अपार कृपा से, गुरु नानक देव की कृपा, बहुत गुरु नानक देव महाराज ने, खुदा पातशाह जी की बड़ी कृपा है मेरे ऊपर, सब पर है, लेकिन मैं समझता हूँ मुझ पर बड़ी खास कृपा है। मुझे वाणी के साथ जोड़ा, श्री गुरु ग्रंथ साहब जी के साथ मुझे जोड़ा, प्रेम बढ़ाया, क्यूरियोसिटी बढ़ाई और कंपोज करवाना शुरू किया। ईश्वर की कृपा से ज़्यादा नहीं, 250-300 से 400 से ज़्यादा शब्द कंपोज किए। फिर आज जैसे मैंने पहले कहा, अब निर्धारित रागों में कर रहा हूँ, पहले तो लाइट किए, पड़ताले की, क्लासिकल किया, बहुत भजन बनाए, बहुत सारे भजनों की कंपोजिशंस, क्योंकि मैक्सिमम स्टूडेंट्स जो है मेरे वो टीचर्स हैं। यहाँ मेरे साथ मैं श्री अनंतपुर धाम से जुड़ा हूँ, नाम दीक्षा ली हुई है, गुरु महाराज की कृपा है, परमहंस अद्वैत मठ है जो उसके साथ जुड़ा, अनंतपुर जो है ना मध्य प्रदेश में गुरु महाराज का स्थान है। और इसके अलावा अमृतवाणी के काफ़ी लोग मेरे साथ जुड़े हैं जो सीखने आते हैं, भजन सिखाता हूँ, बड़ी कंपोजिशन, बहुत कंपोजिशन अनगिनत की। फिर क्योंकि फील्ड में हूँ तो ग्रुप सॉन्ग्स, पैट्रियोटिक ग्रुप सॉन्ग बहुत किए, और इवन एक एक ग्रुप सॉन्ग की मैंने, मुझे जैसे आप आए हैं तो ये ग्रुप सॉन्ग, ये वर्डिंग अच्छी, ये करवा दो, कोई और दूसरा आ रहा वो भी कहता मुझे ये वर्डिंग अच्छी लग रही, लेकिन मुझे फिर क्या है वो सेम कंपोजिशन ना चली जाए, अलग अलग एक एक गीत की 10-10 कंपोजिशंस, अलग अलग ट्यून्स, मतलब वो ईश्वर ने बनवाई। तो ये काम किया, और गुरबानी की 5 कैसेट्स मार्केट में रिलीज हो गई, मतलब 30 शब्द, वंदना हर वंदना, लाल रंग तिसको लगा, सतगुरु खोटियो खरे करे, जय को जुग जार में, और प्रभ जी, ये 5 कैसेट्स मार्केट में अवेलेबल है। और एक माता रानी की बेटों की कैसेट वो की थी, और इसके अलावा राम भजन काफ़ी कंपोज किए हैं। अब एक प्रोजेक्ट मेरा है, थोड़ी देर में वो मैं करूँगा, शायद वो 5 से 6 भजन राम जी के वो मैं कंपोज कर रहा हूँ, तुलसीदास जी के और सूरदास जी के भजन। अभी रिसेंटली जब राम जन्मभूमि का स्थापना हुई 22 तारीख को जनवरी को, तो 23 को मेरा कार्यक्रम, तो उस पर सभी क्लासिकल बेस्ड भजन किए। एक तो ये,
इसके अलावा कई सॉन्ग्स भी मैंने कंपोज किए और उसमें म्यूजिक डायरेक्शन दी। नेक्स्ट जो जैसे कि क्लासिकल मेरा फील्ड है और रागों में हम रागों की बंदिशें गाते हैं जी। तो कृष्ण रंग उपनाम से, पेन नेम जिसे आप कहते हैं कृष्ण रंग, कृष्ण रंग पेन नेम से मैंने करीब 150 के करीब जो मेरे पास अवेलेबल है, बाकी नहीं है, वो रागों की जो क्लासिकल बंदिशें हैं कॉम्पोजिशन वो भी ईश्वर ने इस शरीर से करवाई और निरंतर मतलब हर सप्ताह 2-3 कॉम्पोजिशंस कोई ना कोई भगवान किसी को भेज देता है, पहले बंदा भेज देता है फिर विचार दे देता है मुझे, फिर वो कंपोजिशन करवा देता है, बस वही करता आप जाता है, नाम मेरा बनाता जा रहा है, मुझे पैसे भी मिलते जाते हैं, शोहरत भी मिलती जाती है और सबसे बड़ी बात आप सबका प्रेम मिलता जाता है जी, आशीर्वाद मिलता है ईश्वर का जी। सर अगर आप तो जो आजकल के एस्पायरिंग सिंगर्स हैं जो सिंगर्स बनना चाहते हैं या फिर जो क्लासिकल में आना चाहते हैं या जो अदर फॉर्म्स ऑफ म्यूजिक होते हैं बॉलीवुड जैसे, तो आपके लिए आपको उनके लिए क्या एडवाइस होगी, क्या आप उन्हें बताना चाहते हैं म्यूजिक इंडस्ट्री के बारे में? इंडस्ट्री की बात ऐसी देखिए बहुत से जूनर है जी जी, कोई सूफी पसंद करता है ना, कोई लोकगीत फोक को पसंद करता है, कोई बॉलीवुड स्टाइल को पसंद करता है, कोई कव्वाली को पसंद करता है, कोई डिवोशनल में जागरण को पसंद करता है, कोई कुछ करता है, ये तो अपनी रुचि है जी जी जी। जिस रुचि में या ये कहें कि हर व्यक्ति को पता है कि उसमें क्या कैपेबिलिटी है, हर एक व्यक्ति अपना एनालिसिस खुद सबसे बेटर कर सकता बजाय कि दूसरा वो देखे कि मेरी रुचि क्या है, पहले दूसरों से देखना चाहिए कि मेरा गला मेरा गाना जो मैंने जोनर पसंद किया उसके अकॉर्डिंगली है कि नहीं है ना। कई लोगों को पिच की वॉइस नहीं है, वो कि मैंने कव्वाली गानी तो वो सूटेबल नहीं है ना। कुछ लोग ज्यादा तेज तरार गाते हैं, ऊंचा ज्यादा गाते हैं, तो वो लोग गीत गाएं या पंजाबी जो गीत आजकल चल रहे हैं शार्ट से गीत चल रहे हैं जोर है ना, और बीट बेस पर सॉन्ग्स चले, पंजाबी गाना तो है ही सारा हाई पिच का या कव्वाली तो है ही हाई, तो वो इस लाइन पे जा सकते हैं। जिनकी रागों में ज़्यादा महारत है और शौक है, उनको रागों पर स्वरों पर बड़ा अधिकार है, ताल पर अधिकार है, वो क्लासिकल को देख सकता है, प्लस वो गज़ल लाइन को जा सकता है, डिविनिटी को देख सकता है ना, जिसका डिविनिटी में भी जिसका वो सिखिज्म में ज़्यादा रुझाव है और शब्द कीर्तन में वो उधर जा सकता है, जो बेटे गाने चाहता है वो बेटे, या जिसका रुझान ठाकुर जी की तरह वो भजन की लाइन में जाए। लेकिन इन सब चीज़ों के बाद एक लेकिन बट जरूर आ जाता है कि मैं ये रिक्वेस्ट जरूर करना चाहूँगा कि कोई भी फील्ड आप लें म्यूजिक का जी, आपको थोड़ा सा ज़्यादा नहीं तो कुछ 2-3 साल 4 साल थोड़ा सा, मतलब मैं बिल्कुल थोड़ा कह रहा हूँ, ऐसे तो लिमिट ही कोई नहीं है, लेकिन 2-4-5 साल मतलब 10-15-20 राग, अब जो एक बेसिक राग्स हैं या बेसिक स्वर क्या है ना, उन चीज़ों को ज़रूर सीख लेना चाहिए। भले ही आप गॉड गिफ्टेड है, आपकी वॉइस क्वालिटी बड़ी अच्छी है, बहुत कुछ अच्छा है, लेकिन ऐसा कर लेने से वो सोने में सुहागे का काम करेगा। कई लोग बड़ा अच्छा गाते हैं, आप देखो कई रिक्शा वाले बड़ा अच्छा गाते हैं, कई हॉकर्स बड़ा अच्छा गाते हैं, आप ट्रेन में जाते हैं, कई बैगर्स इतना जबरदस्त गाते हैं आप हिल जाते हो, तो वो एक गॉड गिफ्ट है। लेकिन उसको हम पॉलिश कर लें, रागदारी संगीत सीख लें, तो हमें थोड़ा और गहनता उसके रागों के स्वर, ताल पर अधिकार और रस क्या है, भाव क्या है, इन चीज़ों का हमें और अधिक पता चलता है, जिससे आपकी पर्टिकुलर जो आपका फील्ड है उसमें आप और ज़्यादा अच्छा ग्रो कर सकते हैं। एंड इंडियन क्लासिकल मैंने जो सुना है कि जो सीखते हैं, आप भी ने बताया था मुझे कि अगर आप उस पर आपकी पकड़ आ जाती है, फिर किसी भी तरह का फॉर्म ऑफ म्यूजिक हो आप हर तरह का वही मैंने कहा क्लासिकल बेसिकली मैं कुछ इस तरीके से लोगों को बात करता हूँ, बताता हूँ, जैसे नए लोग हैं जी, कि अब आप कहते हैं मैंने मुझे लेटर्स अच्छी लगती हैं जी, किसी को स्टोरीज अच्छी लगती हैं जी, किसी को फिक्शन अच्छा लगता है, किसी को कुछ अच्छा लगता है, किसी को शॉर्ट स्टोरीज अच्छी लगती हैं, किसी को बड़ी लगती है ना, किसी को कुछ भी, जो भी है चाहे जो भी है जी। एक चीज अगर आपके पास है तो आप इन सभी चीजों में मुहारत हासिल कर सकते हैं, वो है ग्रामर। समझते हैं ना कि ग्रामर आपको टेंस आनी चाहिए। हालांकि कुछ लोग कहते हैं अंग्रेजी बोला, टेंस सीकर अंग्रेजी आती, भैया वो अंग्रेजों के लिए, हमारे लिए नहीं है। तो अब अंग्रेज भी हो और जो बात फ्यूचर में करनी है तो विल शैल उसको भी यूज करना पड़ेगा जी, बिल्कुल। उन ग्रामेटिकल जो रूल्स रेगुलेशन है उन प्रिंसिपल्स को फॉलो करना पड़ेगा जी। तो
वो वही बात है, अगर आप क्लासिकल म्यूजिक, जो मैंने कहा ना ग्रामर, जी जो प्रिंसिपल है, सिद्धांत, शास्त्रीय संगीत, मतलब वह संगीत जो शास्त्र के नियमों पर आधारित है ना। लाइट म्यूजिक में तो कोई ऐसा हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है राग को लेकर के किसी भी राग में एंटर कर सकते, लेकिन एक राग में से दूसरे राग को एंटर करना, अब गुलाम अली साहब की बात कर लेते हैं हम, है ना, अब गुल्लू साहब की बात कर लेते हैं, है ना जी, जगजीत साहब की बात कर लेते हैं, जगजीत सिंह जी की, पंकज जी अभी शरीर छोड़ कर गए हैं, उनको नमन, उनकी बात कर लेते, हम कहते हैं गजल गाते, क्या बात, एक राग से दूसरे राग में कैसे चमत्कार पैदा कर रहे हैं, लेकिन वो चमत्कार जो पैदा हो रहा है 3, 4, 5 मिनट की गजल में, उसके पीछे 30-40 साल की मेहनत भी तो है। उन्होंने क्लासिकल किया और इतना अधिकार उसमें उनका बन गया कि कब एक सेकंड में विंक, एक पलक झपकते वो एक राग से दूसरे राग में इतनी सफलता से चले जाते हैं कि पता ही नहीं चलता, जो आम आदमी के लिए सुलभ नहीं। इसलिए ग्रामर मीन्स आप क्लासिकल म्यूजिक थोड़ा बहुत जरूर सीखिए, एक तो ये आपको आनंद देगा। हम कहते हैं ना संगीत रूह की खुराक है। क्या कारण है कि गुरु नानक साहब ने भी कीर्तन किया, नहीं तो बानी पढ़ सकते थे, गाया उन्होंने। क्या कारण है मीरा ने गाया, क्या कारण है सूरदास ने गाया, क्या कारण है जयदेव जी ने गाया, और क्या कारण है भगवान कृष्ण ने बांसुरी बजाई भैया, क्या कारण है भगवान शिव ने हाथ में डमरू पकड़ा और मां सरस्वती ने हाथ में वीणा क्यों पकड़ी। संगीत में कुछ तो है ना, जो आपके अंदर एक परिवर्तन लाता है, आपको आनंद देता है। सारी बातें खत्म होती आनंद के ऊपर, है ना। तो आनंद लेना है तो आपको रात में जाओ। जब हमने भी इसे क्लासेस शुरू करी थी, आपने मेरे को ये चीज़ सिखाई थी कि इससे आपकी थिएटर में आपको इम्प्रूव करेंगे। जी जी जी, वो भी। एंड आपने कहा था कि म्यूजिक एक कनेक्शन है गॉड और एक सोल का। जी, तो दैट इज सच अ वंडरफुल। वो मुझे बीथोवेन की बात याद आ गई। वो कहते हैं म्यूजिक जो है, म्यूजिक इज जस्ट लाइक ए इलेक्ट्रिकल सॉइल। ओके, वो कैसी बात करें, इलेक्ट्रिकल सॉइल, इन विच स्पिरिट लिव्स, थिंक्स एंड इन्वेंट्स। वाह क्या जरूरत। इलेक्ट्रिकल सॉइल, ये ईश्वर का प्रसाद है, ईश्वर की कृपा है इंसान के ऊपर, जो भगवान ने उसे संगीत दे दिया। जग में अगर संगीत ना होता तो कोई किसी का मीत ना होता। ये एहसान है सात सुरों का कि ये दुनिया वीरान नहीं है, प्यार नहीं है सुर से जिसको, वो मूर्ख इंसान नहीं है। क्या बात है मजा आ गया सर जी। एंड सर इसी क्वेश्चन के साथ हम अपने पॉडकास्ट के एंड पे आ गए। तो मैं चाहता हूँ कि अगर कुछ चीज़ आपको लगता है कि मैं नहीं पूछ पाया, गलती होगी, मैं नहीं आपसे, बड़ा अच्छे से आप गए, बल्कि मेरे लिए भैया एक बड़ा ये इंटरव्यू किया, मुझे लगता कि मैं फिर नौकरी के लिए इंटरव्यू देने जा रहा था। कैसे प्रश्न होंगे, कैसी बरसात होगी। हाँ, थोड़ा सा एक अवार्ड्स की बात मैं करना चाहूँगा। जी 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 बिल्कुल। कि वो मतलब फिर वही बात कि ये सिर्फ इंस्पिरेशन के लिए। जी जी बिल्कुल। अगर मेरे जैसे व्यक्ति को ये सब कुछ मिल सकता है तो भैया हर सुनने और देखने वाले को इससे कई गुना ज्यादा मिल सकता है। बस फर्क है तो सोच का, विचार का, वो जुनून का, वो आग पैदा करने का, वो जज्बा बनाने का। मुझे जब सबसे पहली बार अवार्ड की बात करता हूँ, तो जब मुझे सबसे पहला अवार्ड बेस्ट टीचर अवार्ड मिला या विरसा विहार में, तो मेरे लिए तो मतलब पहले तो ये मानने में नहीं आते कैसे हो सकता मुझे इन्होंने चुना, तो क्या कारण है। तो क्या उस वक्त एक टाइम होता, बूम था, तो काफ़ी विद्यार्थी जो मेरे हैं सुपर मार्केट में आ रहे थे, काम चल रहा था, हो रहा था, जहाँ जाते लोग कहते किसके, और राजेश जी के सीधे, राजेश जी से राजेश सर से सीखते हैं। तो उन्होंने एक फंक्शन किया जो हर एक फील्ड के अच्छे टीचर्स को लिए, उन्होंने मेरा भी नाम शुमार किया, मैं शुक्रगुजार उनका जी। तो उन्होंने मुझे अवार्ड दिया, गुलाली साहब थे, केवलधारीवाल साहब थे जी, इन सब लोगों ने वो मुझे अवार्ड दिया। उसके बाद मुझे चंडीगढ़ की तरफ से स्वामी विवेकानंद एक्सीलेंस अवार्ड मिला, जो सिलेक्टेड लोगों में से था जिन्होंने समाज में कुछ हटकर काम किया है। फिर उन्हीं ने एक सिलेक्टिव, जो पहले उन्होंने किया था अमृतसर का अलग
जालंधर का, बठिंडा का, होशियारपुर, लुधियाना, चंडीगढ़, पटियाला, हर एक शहर में से डिस्ट्रिक्ट वाइज। फिर उन्होंने स्टेट में निकाला और फिर मुझे स्वामी विवेकानंद स्टेट एक्सीलेंसी अवार्ड मिला। फिर उसके बाद मुझे एक अवार्ड मिला जालंधर से, पहल इंस्टीट्यूट की तरफ से, रेड क्रॉस सोसाइटी की तरफ से, जब मेरा टीवी में सबसे पहला प्रोग्राम एंट्री हुआ है, तो पहल की तरफ से मिला स्ट्रॉन्गर देन एडवर्सिटी अवार्ड। फिर मुझे एक अवार्ड मोगा से मिला, वो भी इंस्पायरिंग अवार्ड था। तो एक अवार्ड मुझे बाद में जाकर फिर मिला, डॉक्टर राजकुमार वेरका जी ने मुझे कई बार मुझे ऑनर किया। और फिर एक अवार्ड मुझे मिला संगीत साधक अवार्ड। फिर एक ग्लोबल इंस्टीट्यूट ने कार्यक्रम किया और उनका भी एक अवार्ड था, उन्होंने मुझे सिलेक्टेड लोगों में से दिया, प्राइड ऑफ डिसेबल अवार्ड। फिर दिल्ली के एक है इंस्टीट्यूट, उन्होंने मेरे काम को देखते हुए मुझे संगीत मकरंद अवार्ड दिया। हाँ, फिर रोटरी, चंडीगढ़ रोटरी, उन्होंने मुझे नेशन बिल्डर अवार्ड दिया टीचर्स डे पे। फिर ग्रेट स्पोर्ट्स कल्चर क्लब इंडिया वालों ने मेरे मतलब जो लाइफ के ये स्ट्रगल को देखते हुए और इस जुनून को देखते हुए मुझे एक अवार्ड दिया, सलाम हिम्मत अवार्ड। तो ऐसे और एक दो अवार्ड और ऑनर्स तो बहुत सारे हैं, लेकिन ये इसलिए मैंने कहा कि अगर मुझ जैसे व्यक्ति के साथ ये अलंकरण जोड़कर मेरी शोभा को बढ़ा सकते हैं और समाज में आप कहते हैं कि अगर मैं किसी के लिए मोटिवेशनल सोर्स बन सकता हूँ, तो आप लोग मुझसे भी ज़्यादा बेहतर हैं, बहुत बढ़िया कर सकते हैं। और सबसे बड़ा अवार्ड जो मुझे मिला है वो ये है कि मुझे मेरे बच्चों का, विद्यार्थियों का प्यार, मेरे स्टूडेंट्स का लव, उनका अफेक्शन, बाय हार्ट मेरे साथ जो अटैचमेंट है, तो ये मेरे लिए सबसे बड़ा अवार्ड है जिससे मैं सबसे ज़्यादा प्रसन्न हूँ। अनुपम सर कहते हैं ना कि लाइफ में कुछ भी हो सकता है। हाँ। तो मुझे भी ये सोच के हैरानी हो रही है कि जब मैंने आपको पहली बार देखा था हमारे स्कूल के इवेंट पे, एंड तो मन में बस एक ख्वाहिश आई थी कि अगर किसी दिन सर के साथ बैठने का मौका मिले, और 6-7 साल बाद फाइनली आपके साथ बैठने का मौका मिला, आपका स्टूडेंट बनने का मौका मिला, तो मेरी बहुत खुश नसीबी है कि आप इस पॉडकास्ट पे आए, एंड बहुत लोग इंस्पायर होने वाले हैं इस पॉडकास्ट से। मैं बड़ा धन्यवाद आपका सर, है ना। अगर कोई भी एक भी इंस्पायर हो जाए, किसी की लाइफ में चेंज, पॉजिटिव चेंज आ जाए, तो मेरे लिए खुशी होगी। मैं बस ये रिक्वेस्ट करूँगा कि भैया गिरते हैं, सब गिरते हैं जी, लेकिन गिर जाने के बाद पत्थर को, सड़क को दोष मत दीजिए। डूबते हैं कोई आंसुओं में, कहीं डूबने के बाद पानी को दोष मत दो, है ना। पानी को दोष मत दो, कोशिश करो कि जो ये मुकद्दर या तकदीर है ना, ये तुम्हारे हाथ में है। सारी बातें तकदीर के ऊपर मत छोड़ दो। एक बात कहते हैं ना कि बेहिम्मते ने जिहड़े बह के शिकवा करन मुकद्दरां दा, उगन वाले उग पैंदे ने सीधा पाड़ के पत्थरां दा। वाह वाह। तो आपको करते रहना है, लगातार लगे रहिए। लगू लगू एक होती थी कहानी, बस लगे रहिए तो मंजिल आपको मिल ही जाएगी। ईश्वर कभी किसी का हक नहीं रखता। अपने एम्स बनाइए, है ना, और अपने एम्स को इस तरीके से, एक गार्डन की तरह आपका एम नहीं होना चाहिए कि उस पे आके कोई भी टहल के चला जाए। आपका एम होना चाहिए स्काई की तरह, एक आसमान की तरह, कि हर एक व्यक्ति ये विश करे कि मैंने इसे छूना है ना जी। क्योंकि जो शक्ति, जो ताकत और जो एबिलिटी इंसान को परमात्मा ने दे दी है, किसी को नहीं है। सोच इंसान को दे दी है, ज्ञान इंसान को दे दिया, इमोशंस इंसान को दे दिए, तो बस यही चाहिए। शरीर कम ज्यादा के बड़ी सी उदाहरणें, मैं नाम नहीं लूंगा, आपको पता ही है समाज में इतने लोग हुए, इतने जबरदस्त लोग हुए जिनकी आंखें नहीं है। अरुणिमा जी हैं, रविंद्र जैन जी हैं, है ना जी, बेथोवेन है, वो आपने ब्लैक मूवी देखी है, वो क्या लोग क्या 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 कर दिया उन लोगों ने, क्या क्या कर दिया जी। तो बस जो आपके पास है उसके लिए ईश्वर का शुक्र करना शुरू कीजिए। ग्रेटिट्यूड बहुत बड़ी चीज है, और जितना आप शुक्राना करेंगे उतनी आपकी हर एक चीज में बरकत पड़ती जाएगी जी। बाकी तो ये संतोष की बात है, संतोष तो किसी को हुआ नहीं है, फिर भी हमें कहीं ना कहीं आकर अपने आप को एक बाउंड्री लाइन के अंदर रखना ही पड़ेगा, जहाँ संतोष होना चाहिए, सेटिस्फेक्शन होना चाहिए, शुक्राना होना चाहिए। भगवान कृपा करे, सब खुश रहिए, स्वस्थ रहिए, खूब तरक्की करिए,
अपना नाम, अपने माता पिता का नाम, अपने इंस्टीट्यूट का नाम, अपने गुरुओं का नाम, टीचर्स का नाम, देश का नाम रोशन कीजिए और खूब तरक्की करिए। सदा खुश रहिए। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू सो मच, थैंक यू सर। पूरे पॉडकास्ट में मैं वही नोटिस कर रहा था कि मैं पूरे पॉडकास्ट में वाओ के अलावा मेरे मुंह से कुछ निकल ही नहीं रहा। यहाँ फिर मैं ऐसे स्पेल बाउंड हो गया कि वाओ क्या जर्नी है, एंड अब कितने लोगों को इंस्पायर किया। अब तो देखो भैया, जब आप डालोगे जो आने वाले रिस्पॉन्स से ही पता चलेगा कि हुआ कि नहीं हुआ। नहीं सर, रिस्पॉन्स तो अलग चीज़ है, बट दिस इज वेरी ब्यूटीफुल। थैंक यू सो मच।